हाँ, मीटिंग चालू हो चुकी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अंजलि है और आप सभी लोगों को एनएफ कोalition की ओर से नमस्कार एवं स्वागत। हम नेचुरल फार्मिंग कोalition की ओर से आप समस्त साथियों का इस कार्यक्रम से जुड़ने एवं अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस सत्र में हमारे साथ उत्तर भारत राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती से जुड़े समस्त किसान, गैर सरकारी संगठन एवं सरकारी योजनाओं से जुड़े लोग प्राकृतिक खेती के अपने अनुभव पर चर्चा करेंगे। एक बार पुनः मैडम आप गुड सब मॉर्निंग। मैडम श्रेयस जी आप यहाँ पर हैं? ओके। पंकज अंबेडकर जी आप यहाँ पर हैं? गोपी चंद जी? यस मैम। गोपी चंद जी आप हैं? आप किस आपके यहाँ जो मोर रुको का ऑप्शन है, मैं रमाकांत जी को नॉर्थ ईस्ट में भेज देती हूँ। मैं तो नॉर्थ ईस्ट में आ गया हूँ, लेकिन मैं वेस्ट ईस्ट में था। ईस्ट में जाना है। अच्छा ईस्ट में, ओके। मैं भेज देता हूँ, मैं भेजता हूँ। आप लोग आज जारी रखिए। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत एवं धन्यवाद। आज के उत्सव के इस सत्र का मुख्य उद्देश्य इन राज्यों में प्राकृतिक खेती के अपने कार्यों एवं अनुभव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम अपनी सफलताओं एवं सीख को एक दूसरे के साथ बांटेंगे एवं आगे किस प्रकार से प्राकृतिक खेती को उत्तर भारत में और फैलाना है, इस पर भी मंथन करेंगे। नेचुरल फार्मिंग कोalition वर्तमान में इन 3 राज्यों में अधिक सक्रिय रूप से कार्यरत है एवं उत्तर भारत में आने वाले अन्य राज्य जैसे कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली में भी एनएफ कोalition प्राकृतिक खेती के कार्य को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस राज्य के साथ ही अपने अनुभव से अन्य राज्यों में भी प्राकृतिक खेती को स्थापित करने के लिए सहयोग देंगे एवं बाकी राज्यों में भी समय और मांग के अनुसार अपना सक्रिय सहयोग दें। आज इन 2 घंटों में हम 3 राज्यों से प्राकृतिक खेती से जुड़े अपने अनुभव का आदान प्रदान करने के साथ साथ वहां के साथियों द्वारा अपने अनुभव पर आधारित भेजे गए वीडियो को भी देखेंगे। कुछ किसानों को सुनेंगे, कुछ कार्यकर्ताओं को सुनेंगे एवं संस्था के साथियों को भी सुनेंगे। इन 2 घंटों में हमें उत्सव का माहौल बनाए रखना है एवं कैसे हम कंधे से कंधा मिलाकर प्राकृतिक खेती को इन 3 राज्यों में स्थापित करने में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, अपने अनुभव से दूसरों को सिखाएंगे एवं सीखेंगे। साथियों, इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि इस कोalition से हमारी क्या अपेक्षा है, इसे कैसे मिलकर मजबूत बना सकते हैं। समय का ध्यान रखते हुए आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप अपने प्रश्न, अपने सुझाव, अपनी टिप्पणी संक्षिप्त में एवं बिंदुदार दें ताकि अन्य लोगों को भी बोलने का मौका मिले। आपका मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आप अपना अनुभव बांटना चाहते हैं, उसे चैट बॉक्स में भी साझा कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को सजीव एवं रोचक बनाने में आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी। हमारे इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। अब मैं राजेश जी से अनुरोध करूंगी कि वो इस कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद अंजलि। हम लोग लगभग 10 मिनट लेट चल रहे हैं। तो मेरा नाम राजेश सिंघी है। मैं अलवर राजस्थान में इब्तिदा नाम की संस्था से अभी तक जुड़ा रहा हूँ, मार्च तक, और अभी मैं उसको छोड़ चुका हूँ, फ्री हूँ। तो नेशनल कोalition को थोड़ी थोड़ी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सत्र है, इसमें हम लोग जो हमारे बहुत ही मेन व्यक्ति हैं, इसमें उमेंद्र जी KVM के खेती विरासत मिशन पंजाब से, कुलभूषण उपमन्यु जी का नाम आया है, शायद हैं कि नहीं मैं पक्का नहीं हूँ। राजीव जी भी खेती विरासत मिशन पंजाब से हैं, जो नेचुरल फार्मिंग या कुदरती खेती के बारे में उनकी क्या चैलेंजेस हैं, क्या समझ है चैलेंजेस को लेके, एग्रो इकोलॉजी के ऊपर क्या काम हो रहा है, क्या होने की संभावनाएं हैं, इन सब बातों के ऊपर वो अपने अपने मत रखेंगे।
तो मैं इनवाइट करता हूँ सबसे पहले उमेंद्र जी को, जो अपने विचार रखें इसमें। हमारे पास इस सत्र में 15 मिनट हैं, तो लगभग 4-5 मिनट हम सभी के लिए रख सकते हैं। उमेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, अंजलि जी, राकेश पांडे जी के भी दर्शन हो रहे हैं और तमाम साथी जो उत्तर भारत से जुड़े हैं। बहुत अच्छा प्रयास है, इस प्रकार का इंटरेक्शन बहुत कुछ सीखने को हमको भी मिल रहा है नेशनल क्वेश्चन से। बात यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वास्तव में तो जिस क्षेत्र में हम हैं, यहाँ के कम से कम ऐसे हैं हरियाणा और पंजाब, जिन्हें आधुनिक कृषि का दंश, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का दंश बहुत भोगना पड़ा। और ये ऐसा दंश भोगना पड़ा कि यहाँ की मिट्टी खराब हुई, हवा खराब हुई, पानी खराब हुआ, भोजन खराब हुआ, लोग बीमार हुए, किसानों ने आत्महत्या की, किसानों पे कर्ज चढ़ गया और एक गलत मॉडल खेती का स्थापित हो गया। वो खेती का गलत मॉडल हम लाए एक फूड सिक्योरिटी के गलत मॉडल से, फूड सिक्योरिटी का गलत मॉडल पकड़ के लाए और फूड सिक्योरिटी के गलत मॉडल से आगे हम गलत खेती के मॉडल पे गए। तो बहुत लोगों ने इस पर बातचीत शुरू की थी, हम लोगों ने भी की और बहुत साथियों ने इस पर बातचीत की। छुटपुट तो प्रयास उत्तर भारत में बहुत जगह चल रहे थे, लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन संगठित ढंग से बातचीत करने का जो आरंभ है वो काफी देरी से हुआ। आज जो स्थिति है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, कम से कम इन दो प्रांतों में, और उसमें भी कहूंगा अगर पंजाब वाला विषय जो है, पंजाब में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मुद्दा है, पंजाब में तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब करना मतलब धारा के बिल्कुल विपरीत वाला विषय था। तो जिन किसानों ने हिम्मत की, जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, नेचुरल फार्मिंग करने के लिए पंजाब में आगे आए, सन 2002 से लोग हमको मिलने शुरू हुए। वो हरजन सिंह जी थे, हरतेज जी थे, ऐसे मैं कुछ नाम ले सकता हूँ। ये दर्शन सिंह रूडल भी हैं आनंदपुर साहब के पास। थोड़ी देर बाद जसपाल सिंह जी ने जो है नकोदर के पास है, उन्होंने किया। तो ऐसे शुरू में जिन लोगों ने किया उनको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। उन लोगों को अपने खून पसीने और आंसू बहाने पड़े ऑर्गेनिक फार्मिंग के वृक्ष को बढ़ाने के लिए, सींचने के लिए। तो आज जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात इन तीनों चारों प्रदेशों में हो रही है, उसमें बहुत भूमिका उन किसानों की है जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, जब किसी प्रकार का कोई यहाँ विचार भी नहीं था, कल्पना नहीं थी, कोई मॉडल नहीं था और पैकेज और प्रैक्टिस की बात भी नहीं थी। और ये तो था ही नहीं, यूनिवर्सिटियां और सरकार हॉस्टाइल थी। आप जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम लोगे तो आपको अछूत समझा जाएगा या आपका विरोध किया जाएगा, वो स्थिति थी। पर आज मैं देखता हूं, आज किसान स्थापित हो गए हैं, यूनिवर्सिटियों को मानना पड़ा है, यूनिवर्सिटियों ने खुद अपने सेंटर शुरू कर लिए हैं, सरकारों ने अपने विभाग खोल दिए हैं, सरकारें खुद लग गई हैं और शहरों में बहुत ज्यादा जो मार्केट्स हैं वो ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट्स वो जगह जगह शुरू हो रही हैं। तो ये एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। सरकारों ने कुछ नहीं किया। विनोबा भावे कहते होते थे कोई सरकारी काम असरकारी नहीं होता। तो सरकारों ने तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कभी की नहीं, तो जो कुछ किया समाज ने किया। तो असरकारी वो ये काम बना क्योंकि ये असरकारी था, इसीलिए ये असरकारी बना। हाँ, अब जहां स्थिति आई है वहां सरकार की सहायता की आवश्यकता है, पर करें क्या? मुझे लगता है उत्तर भारत के सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, उनका जो माइंडसेट है उसको कैसे चैलेंज किया जाए। और दूसरा, भारत सरकार ने भी जो फूड सिक्योरिटी के नाम पे हम जो करते हैं, वो जो मॉडल दिया जाता है और जो फिर इतना गेहूं चाहिए, इतना धान चाहिए, वो जो पंजाब हरियाणा पर दबाव बनाया जाता है, तो मुझे लगता है भारत सरकार को भी अपने पूरे फूड सिक्योरिटी सिस्टम को दोबारा से डिफाइन करना चाहिए दोबारा से, ताकि पंजाब हरियाणा पर वो दबाव कम हो और वो इस अप्राकृतिक चीज से बाहर निकल सके। देखिए आज पंजाब में बड़े पैमाने में मिलेट्स लगवा रहे हैं, तो पंजाब के अगर पानी को बचाना है, पंजाब के अगर लोगों को बचाना है, पंजाब की अगर मिट्टी को बचाना है, खेती को बचाना है,
तो मिलेट्स की ओर जाना पड़ेगा। पर मिलेट्स पर तब जाएंगे, आपने पिछले 30-40 साल में वो एमएसपी के नाम पे जो सिस्टम खड़ा किया, उसने किसानों को एक आदत डाल दी है, बहुत एक सिक्योर मार्केट है, तो मिलेट्स की सिक्योर मार्केट खड़ी करनी पड़ेगी, दालों की करनी पड़ेगी, तिलहन ऑयल सीड्स की करनी पड़ेगी। तो इस पर बड़े पैमाने पे काम करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 4 प्रदेश हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली, यहाँ पर एक योजना बनाई जाए और इन प्रदेशों में ही बड़े पैमाने पे अप्राकृतिक ढंग से चावल उगाया जा रहा है और वो पैडी स्ट्रॉ को आग भी लगाई जा रही है, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उन सबसे बचने के लिए एक कॉम्पोजिट होलिस्टिक एक अगर मॉडल खड़ा हो तो उस मॉडल में से ये चीजें खड़ी हो सकती हैं। उत्तराखंड में मुझे लगता है कि कोई ज्यादा समस्या नहीं है। हरिद्वार जिले में थोड़ा छोटी समस्या होगी तो होगी, उत्तराखंड में उस प्रकार की समस्या नहीं है। पर हाँ, ये विकास तूफान, विकास की बयार वो वहां भी जा रही है और ये विकास को विनाश करने वाला है। तो उन लोगों को भी अपने अभी से कैसे कैसे, विजय जड़धारी जी हैं तो विजय जी और अनीता जी देख सकती हैं उत्तराखंड को कैसे बचा के रखना है। पर मोटा मोटी मुझे लगता है इन क्षेत्रों में किसानों को बदलना, सरकारों को बदलना, कृषि विभागों, कृषि विश्वविद्यालयों को बदलना, खपतकारों को बदलना, उपभोक्ताओं को बदलना, शहरियों को बदलना, तो ये बड़े पैमाने पे एक अभियान लेने की आवश्यकता है। तो इसी क्षेत्र में मतलब पंजाब और हरियाणा की अगर बात करूं तो सबसे बड़ा पानी का संकट भी इन्हीं क्षेत्रों में है। और वो जो हर साल पैडी स्ट्रॉ को आग लगाई जाती है, पराली वाला मुद्दा जो है प्रदूषण वाला, तो वो भी इन 2 प्रदेशों में ज्यादा है। तो ये कई काम एक ही बार से होते हैं अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है ये बैठ के एक योजना बनाई जाए और इन सरकारों के साथ एक एंगेजमेंट, एक कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल ऑपरेशन और एस्टैब्लिशिंग इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर पैराडाइम इन नॉर्थ इंडिया, ऐसा कुछ एक मॉडल खड़ा करना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद उपेंद्र जी, सॉरी, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही कि कॉम्प्रिहेंसिव पैराडाइम कुछ बनाना पड़ेगा एग्रो इकोलॉजी के लिए। बहुत जरूरत है, ये धीरे धीरे सबको समझ में आना शुरू हुआ है, लेकिन थोड़ा लेट हो रही हैं, जल्दी सरकारें जग जाएं तो अच्छा है। क्या कुलभूषण उपमन्यु जी हमारे साथ हैं? राजेश जी, उन्होंने वहाँ पे कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे एक ऑडियो भेजी है, अगर मैं उससे प्ले कर सकती हूँ तो हाँ मैं जी, कर देती हूँ। जरूर करिए। ठीक है। तो कुलभूषण उपमन्यु जी जो है वो हिमाचल प्रदेश टिकाऊ जी, चलिए। खेती के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, समन्वित प्रक्रिया की जरूरत है। पहाड़ों में खेती, पशुपालन, बागवानी, दस्तकारी, ये सब चीजें मिलाकर खेती बनती है। क्योंकि यहाँ जोतें बहुत कम है, 60% जोत तो 1 एकड़ से भी कम है। अब इतनी छोटी जमीनों में टिकाऊ खेती के लिए जैविक खेती की ओर मुड़ने की बात है। उसमें भरपूर मात्रा में गोबर, गोमूत्र, मल्चिंग की जरूरतें हैं और पशुपालन की जरूरत है। तो इसके लिए पशुपालन जो है पहाड़ों में वनों पर निर्भर है। वनों में चीड़ के ज्यादा लगाने से और खरपतवार आने से चारे का संकट पैदा हो गया है। अतः वनों में चारे का संकट दूर करने के लिए फल, चारा, ईंधन, खाद, रेशा, दवाई देने वाले वृक्ष लगाएं, मिश्रित वन, जिससे खेती की जरूरतें पूरी होंगी, पशुपालन की जरूरतें पूरी होंगी और दस्तकारी की जरूरतें भी पूरी होंगी। इस इंटीग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से काम करने के लिए कुछ एक बिंदु है जिन पर बात होनी चाहिए। तो जलागम के आधार पर इसकी विकास योजना बननी चाहिए और
ऐसी खेती के लिए जो जरूरी इनपुट्स हैं वो उस जलागम में कैसे पैदा की जाए, ये योजना का मुख्य बिंदु होना चाहिए। वनों में फल, चारा, ईंधन, मल्चिंग, दस्तकारी के लिए कच्चा माल देने वाले वृक्ष लगे। फिर चरागाह का विकास होना चाहिए, जिसमें जो खरपतवार है उसको हटाना और सुधरी नस्ल के नेपियर आदि ऐसे अच्छे घास लगाना, कुछ ग्रेजिंग वाले भी घास लगाना उसमें ये जरूरी है। फिर किसानों तक एक अच्छी ट्रेनिंग पहुंचाने के लिए कृषि बागवानी के जो कर्मचारी हैं उनको जैविक खेती की एडवांस कोर्स करवाना चाहिए, उस पूरे ट्रेंड होने चाहिए। जो हमारे पशुधन है उसमें ज्यादातर जर्सी और होल्स्टीन का प्रचार किया गया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। हमें चाहिए कि हम साहिवाल, सिंधी और पहाड़ी इन देसी नस्लों का प्रचार करें। इसके अलावा डेडिकेटेड डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट बनाने चाहिए। ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कम से कम 1 एकड़ 2 एकड़ के डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट हों, जिसमें किसानों के प्रशिक्षण का काम हो, बीज उत्पादन का काम हो और उसको देखकर किसानों में विश्वास पैदा हो कि ये तरीका खेती का कारगर है। क्योंकि केमिकल खेती ने इतना गहरा लोगों के दिमाग पे असर डाल दिया है कि उसको छोड़ना जो है वो कठिन लगता है। फिर खेती में बैलों की वापसी जरूरी है। बैल जो है वो पहाड़ी इलाकों में बहुत जरूरी है। उसको जो छोटा पावर टिलर है उसको सब्सिडाइज किया है सरकार ने, और जिसकी वजह से बैल खत्म हो गया। अब ये उल्टी प्रक्रिया होनी चाहिए, उसको पावर टिलर के बजाय बैलों को सब्सिडाइज करना चाहिए। पावर टिलर अपने मार्केट कंडीशंस पे रहे, बल्कि उसको टैक्स भी कर सकते हैं ताकि निरुत्साहित किया जाए और बैलों को उत्साहित किया जाए। दूसरा ये है कि बैलों के लिए विकसित उपकरण बनाना बहुत जरूरी है। पहाड़ी छोटे बैलों के लिए ट्रैक्टर के खेती के लिए तो कई तरह के उपकरण बने, लेकिन बैलों के लिए एक मेस्टर्न पलाऊ के अलावा और एक रानी हल, इसके अलावा कुछ भी नया काम हुआ नहीं है, या जो हुआ भी तो वो प्रचारित नहीं हुआ। तो जो ये कहना कि जैविक खेती सस्ता काम है, वो भी इतना ठीक नहीं है। ये लेबर इंटेंसिव है, इसमें श्रम की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो उतना लेबर इंटेंसिव होने के कारण इसका एक लाभ भी है, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। लेकिन उस खर्चों को थोड़ा बैलेंस करने के लिए लेबर सब्सिडाइज की जानी चाहिए। वो मनरेगा की तरफ से हो या कैसे हो, वो देखा जा सकता है। फिर जो वर्तमान मंडियां हैं उनमें एक डेडिकेटेड ऑर्गेनिक शॉप उसमें हो, जहां संभावना हो वहां नई मंडियां भी खोली जा सकती हैं। बड़े शहरों में ऐसी डेडिकेटेड ऑर्गेनिक मंडियां खोली जा सकती हैं। फिर खेती में जैव विविधता को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए जो सब्सिडीज दी जाती हैं वो जो खेती में मोनोकल्चर है उसको सब्सिडाइज ना करें, मिक्स्ड एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज करें तो प्रोत्साहन मिलेगा। फिर ओवरऑल जैविक जो खेती करने वाले लोग हैं, ऐसे किसानों को प्रोत्साहन के कुछ और तरीके निकालने चाहिए। और जो हमारे केंद्रीय नेटवर्क है राष्ट्रीय स्तर का, वो इस लेवल पे पॉलिसी एडवोकेसी पे मदद करे और जो राज्य स्तर पर फिर उसको फॉलो अप किया जाए और एक ऐसा आदान प्रदान का एक व्यवस्था बननी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद अंजलि और कुलभूषण जी। काश हम उनको लाइव सुन पाते, देख पाते और वो हमारी इवेंट में शामिल रहते तो हम कुछ उनसे और भी सवाल जवाब कर पाते, पर
पहाड़ी जो पर्वतीय टिकाऊ खेती अभियान में शायद उनका काफी महत्वपूर्ण रोल है और काफी अच्छी समझ है उनको जो पहाड़ में टिकाऊ खेती के मुद्दे हैं। तो अभी मैं इनवाइट करूंगा राजीव कोहली जी को। राजीव कोहली जी खेती विरासत मिशन में डायरेक्टर मार्केटिंग और इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। तो चूंकि बहुत सारे मुद्दे तो बाजार को लेके जुड़े हुए हैं, तो हम उनके उन अनुभवों का फायदा उठाना चाहेंगे। राजीव कोहली जी। आज के प्रोग्राम के सारे श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार। अभी जो कुछ उमेंद्र जी ने माननीय जी ने बोला है, तो मेरी लगभग पूरी उनसे सहमति ही है, कहीं भी सहमति नहीं है। तो उन बातों को तो मैं अपनी बात में रिपीट नहीं करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा ये ग्रीन रेवोल्यूशन की जो बात होती है उसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। हमको हमेशा बार बार बोला जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन मजबूरी थी। उस टाइम भारत में हजारों लाखों लोग भूखे मर रहे थे, अनाज की कमी थी, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। और हम सब लोग उसको मान भी लेते हैं, क्योंकि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, वाइस चांसलर, कोई भी आज की तारीख में भी लेक्चर शुरू होता है तो यहीं से शुरू होता है। तो सब बड़े विद्वान लोग बोलते हैं तो ठीक ही होगा, पर मैंने जो अपना शोध किया है सच्चाई कुछ और है। आज भी अगर हम उनसे पूछें कि क्या कितने लोग ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले इंडिया में भूख से मर रहे थे, क्या आज उससे कम भूख से लोग मर रहे हैं या ज्यादा मर रहे हैं, तो शायद उनके पास जवाब नहीं होगा। मेरा कहना यह है कि 60s में 50s में ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले अगर लोग भूख से मर रहे थे तो शायद वो इसलिए नहीं मर रहे थे कि अनाज नहीं था, वो इसलिए मर रहे थे अनाज है, उनके पास पैसा नहीं है उसको खरीद के खाने के लिए। और ये स्थिति आज भी भारत में है, अनाज सड़ रहा है और गरीब आदमी के पास अनाज खरीद के खाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो मर रहा है, इसलिए नहीं मर रहा है कि अनाज नहीं है। इससे आगे थोड़ा और जाऊंगा। अगर हमें बोला जाता है कि इंडिया में तो लगातार अकाल पड़ते थे, क्योंकि ये तो रेन फेड इरिगेशन होती थी, तो सारे लोग प्रकृति के ऊपर किसान निर्भर था, बारिश नहीं हुई, फसल नहीं होती थी तो अकाल पड़ जाता था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले की इंडिया की जितनी हिस्ट्री है, इंडिया में कभी अकाल पड़े, हर 4 साल में 5 साल में एक बार अकाल पड़ता था, पर एक भी आदमी भूखा मरा हो ऐसी कोई हिस्ट्री इंडिया की नहीं है। हमेशा इतना स्टॉक होता था, कभी दिक्कत नहीं आई। दिक्कत कब शुरू हुई अकाल पड़ने की? जब ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने लगान जो है अनाज की जगह वो पैसे में बदल दिया कि लगान तो अनाज आप बेच के हमें पैसे खरीद के पैसे में टैक्स पूरा कीजिए, अनाज हुआ या नहीं हुआ हमको पूरा टैक्स चाहिए। तो किसान जब से अनाज बेचना शुरू हो गया, उसके पास अनाज बचा नहीं। 3 साल फसल अच्छी हुई, 1 साल फसल नहीं हुई, उसके पास खाने को कुछ नहीं है। इस तरह से अकाल पड़ने शुरू हुए। और उसके बाद भी हालत ये थी कि सरकार के स्टोर में हमेशा अनाज होता था जब अकाल पड़ते थे तब भी, पर गरीब आदमी के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था, इसलिए वो भूखा मरता था। अब रही बात, ये बात करते हैं, जाड़ बहुत बढ़ा दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, केमिकल खेती से जाड़ बढ़ गया। मैं आपको डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दे सकता हूं, जितना ये मैक्सिमम रिकॉर्ड अपने जनरेट कर रहे हैं कि केमिकल खेती से इतना धान पैदा किया, इतनी वीट पैदा की गई, उससे ज्यादा धान 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले और 800 साल पहले हिंदुस्तान में पैदा किया जाता था। और ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं। किसी को मेरे से बुक चाहिए होगी, टाइमलेस इंडिया, रिसर्जेंट इंडिया, जितेंद्र बजाज जी की बुक है, इंटरनेट से भी मिल जाएगी, मेरे पास से भी मिल सकती है। उसमें पूरा ये डाटा दिया हुआ है, उसको कोई जुठला नहीं सकता। उसके सोर्सेज ऐसे हैं जहां से वो रिकॉर्ड लिया गया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वो डेटास लिए गए हैं। तो ये हमको पहले बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाई गई थी, ये इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, अमेरिका के किसानों का सामान बेचने के लिए यहाँ लाई गई थी इसकी, और अमेरिका की केमिकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए लाई गई थी। हिंदुस्तान को इसकी जरूरत नहीं थी।
हमको ये भी बताया गया कि शिप टू माउथ वाली सिचुएशन थी, शिप आता था और सीधा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता था। जबकि अगर आप उस टाइम की अमेरिका गवर्नमेंट की, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से करस्पॉन्डेंस जो है इंटरनल, वो कहीं से निकाल पाए कोई तो वो पढ़ें, उसमें ये चीज कहीं भी मेंशन नहीं की गई है। वहां क्या मेंशन किया गया है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, जितनी देर में आप गांव से आपके बड़े बड़े टाउन सिटीज हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, वहां तक आप अपना अनाज ला पाएंगे, उसमें 20 दिन से 30 दिन लग सकते हैं। हम बॉम्बे पोर्ट से आपके किसी भी शहर में 7 दिन के अंदर अंदर अनाज पहुंचा देंगे, इसलिए आप हमारे से अनाज लीजिए, आपको अनाज की कमी हो सकती है। और बैकडोर जो भी दूसरे तरह के प्रेशर्स इनके होते हैं वो करके ये अनाज उनका जो उनको अगर इंडिया नहीं लेता तो उनको हर साल समुद्र में फेंकना पड़ता था, वो सड़ता था, वो यहाँ पे भेजा गया था। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि इंडिया में अनाज की उस टाइम भी शॉर्टेज थी। आज अगर टन्स के हिसाब से वीट और राइस इन्होंने बढ़ा दिया है, तो सैकड़ों जो दूसरे अनाज बंद कर दिए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसकी कोई बात नहीं करता है कि मिलेट्स कितने लगते थे, अब लगने बंद हो गए हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर हम बात करें तो ओवरऑल न्यूट्रिशनल वैल्यू जितना फूड इंडिया उस टाइम प्रोड्यूस कर रहा था 50s में, उसकी आज से ज्यादा होगी, आज कम होगी। तो ये तो पृष्ठभूमि हो गई, ये हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। अब मैं करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि आज जो चैलेंजेस हैं उसको हमने हैंडल कैसे करना है। एक तो मैं बहुत बार लोगों से मजाक करता हूँ, ऑर्गेनिक खेती कभी नहीं आएगी, तब तक नहीं आएगी जब तक ऑर्गेनिक खेती तब तक पॉपुलर नहीं होगी, जब तक सरकार इसमें इंटरवीन नहीं करेगी, और सरकार तब तक इसमें इंटरवीन नहीं करेगी जब तक कॉर्पोरेट सेक्टर का इंटरेस्ट इसमें नहीं जागेगा। जिस दिन कॉर्पोरेट सेक्टर का इंटरेस्ट इसमें जागेगा, उनको इसमें प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा, they will push the government policies towards organic farming and government then will take U-turn। जो गवर्नमेंट आज तक बोलती है कि केमिकल खेती के बिना लोग भूखे मरेंगे, वो उस दिन ऑर्गेनिक खेती के गुण गाने शुरू कर देंगे। अब मैं अगर अपने पंजाब के सिनेरियो की बात करूं तो पंजाब में, जैसा उमेंद्र जी ने भी बोला था, पंजाब को धकेला गया है ये दान में, पंजाब से दान लगवाया गया और नतीजा पंजाब बहुत बुरी तरह से भुगत रहा है और आगे और बुरी तरह से भुगतेगा। पंजाब की हालत पानी के मामले में राजस्थान से ज्यादा बुरी होने वाली है आने वाले सालों में, और वो हमारे जीते जी होने वाला है। 300 फुट के बोर में पानी अब खत्म हो रहा है, लोगों ने 1000 फुट वाले बोर करवाने शुरू कर दिए हैं। अब 1000 फुट वाले बोर कितने दिन चल जाएंगे, और जब वो खत्म होगा उसके आगे तो कुछ नहीं है। आज भी पंजाब के कुछ एरियाज में, गांव में, शहरों की नहीं बात कर रहा हूँ, गांव में लोगों ने कंक्रीट के बड़े टैंक्स बनवाने शुरू कर दिए हैं और टैंकर से पानी नहरों से वहां आ रहा है। 400 रुपए का टैंक, वो 2 दिन 3 दिन के लिए पानी पीने के लिए यूज कर रहे हैं। ये हालत हो चुकी है, तो इससे निकलना पड़ेगा। और मैं दोबारा यही बोलूंगा कि खेती विरासत मिशन जैसी NGO काम कर रही हैं, बहुत मेहनत से कर रही हैं, मन लगा के कर रही हैं, पर उसका इम्पैक्ट तो 0.1% होता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन जब तक नहीं होगी उससे हमें कोई बहुत बढ़िया देखने वाले रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट को दान की बजाय जो किसान दूसरी कोई खेती कर रहा है उसको कुछ ना कुछ सब्सिडी देनी पड़ेगी। अगर वो प्रोक्योरमेंट कर सके, एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट, तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको सब्सिडी तो दे सकते हैं ना। जो सब्सिडी दान को दी जा रही है, गवर्नमेंट उसको फ्लैट पर एकड़ सब्सिडी कर सकती है कि आप कुछ भी लगाओ, या धान को छोड़ के कुछ और लगाते हो तो हम आपको सब्सिडी देंगे। जो खेती में सब्सिडी आज केमिकल फार्मिंग में दी जा रही है, वो सरकार कर सकती है कि हम केमिकल के ऊपर सब्सिडी नहीं देंगे, हम पर एकड़ सब्सिडी देंगे। आप चाहे केमिकल खेती करिए, चाहे आप जैविक खेती करिए, और आप अपना गोबर, खुद गोबर से अपनी खाद तैयार करके लगाइए, हम आपको पर एकड़ दे देते हैं। इतना सा सिर्फ केमिकल खेती में जितना, केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर जितना मिल रहा है आज सब्सिडी, उतनी ऑर्गेनिक वाले को मिल जाए, मुझे लगता है दिनों में ही सिनेरियो चेंज होने वाला है। पर सरकार नहीं करेगी क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है अभी तक उनको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है ऑर्गेनिक में। जिस दिन उन्होंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रमोट करने शुरू कर दिए, बना के बेचने शुरू कर दिए,
तो फिर सरकार गुनगन करेगी, फिर सरकार राजीव जी रिक्वेस्ट है थोड़ा इसको वाइंड अप कर लें प्लीज। जी, तो इसके आगे हमको, हमारी सरकार को मल्टी क्रॉपिंग और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर जोर ज्यादा देना पड़ेगा। आज सरकार एक, जैसे पैडी है, पैडी को बोल दिया पैडी लगाइए तो हम उसके ऊपर आपको ये आपकी प्रोक्योरमेंट कर देंगे। ऐसे ही और भी कोई भी फसल सरकार प्रमोट करती है तो एक फसल को लेके बैठ जाती है, आप ये लगाइए, आप हम आपको ये देंगे। रादर देन दैट सरकार को मल्टी क्रॉपिंग के मॉडल किसी तरह से प्रमोट करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। लेट फार्मर्स डिसाइड उनकी जमीन के लिए क्या अच्छा है तो उनको वो लगाने दिया जाए। तो ठीक है, मैं यहीं पे अभी वाइंड अप करता हूँ। धन्यवाद राजीव जी, आपने बहुत ही नए आयाम इसमें जोड़े हैं। जैसे आपने बताया कि मार्केट लेड अगर चीजें होंगी, कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट जब इसमें आएगा तो ये चीजें बदलेंगी, तो वो एक अच्छा नया इंसाइट आपने दिया है। और बाकी चीजों से हम भली भांति। और दूसरा मुझे ये भी सुन के थोड़ा नया लगा कि हमारा 200 साल 400 साल पहले भी हमारा जो पैदावार थी फसलों की वो भी आज के रिकॉर्ड्स के बराबर थी। तो मैंने किताब का नाम भी लिखा है, थैंक यू। तो साथियों, ये जो आज का इवेंट है इसको हम एक जश्न के रूप में भी मना रहे हैं, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, जिसकी कड़ी में हम कुछ गाने, कुछ डांस, कुछ खान पकवान, ऐसी चीजें का भी आनंद लेंगे। तो इसी कड़ी में हमारा अगला जो कार्यक्रम है वो एक गीत का है कि खेती विरासत मिशन पंजाब से जो वहाँ पे स्टबल बर्निंग होती है, पराली को जलाते हैं, उसके रोकने के लिए ये गीत है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अंजलि को प्लीज उसको चालू करें। अंजलि, Is it audible? हाँ हाँ हाँ। खेतां विच अग लाके, खेतां विच अग लाके, भूखो ना परालियां, धरती पुकारे पीड़ा जान ना संभालियां। खेतां विच अग लाके, खेतां विच अग लाके, तुसी मार के मकाउंदे हो, जीव जंत सारे तुसी मार के मकाउंदे हो। मुक जान जिंदा खेती, मुक जान जिंदा खेती दियां रखवालियां, धरती पुकारे पीड़ा जान ना संभालियां। खेतां विच अग लाके, खेतां विच अग लाके, रोक दे विधान तुसी सच्ची कायनात दा, रोक दे विधान तुसी सच्ची कायनात दा। रखिया कबाड़ नाम सोने जी सौगात दा, रखिया कबाड़ नाम सोने जी सौगात दा। भुल्ले बाबे नानक ने, भुल्ले बाबे नानक ने कालना जो थालियां, धरती पुकारे पीड़ा जान ना संभालियां। खेतां विच अग लाके,
शुक्रिया। तो हम सब लोग वाकिफ हैं, बहुत बड़ा मसला है ये जो पराली जलाने का मसला है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का। सरकारें बात बहुत कर रही हैं लेकिन कोई ठोस उपाय शायद अभी तक इस तरफ नहीं निकला है। तो हम आगे चलते हैं और थोड़ा और आनंद लेंगे अगेन खेती विरासत मिशन पंजाब से ही गिद्दा। नॉर्मली गिद्दा महिलाओं का डांस है लेकिन इसमें पुरुष लोग कर रहे हैं, तो उसको हम एंजॉय करेंगे। भाई कुल ब्याती कर ली तैयारी की तैयारी दे कहने भाई 21 सूट भरी दे टोले, भाई 21 सूट भरी दे टोले भात भात दे कहने भाई तड़क्यों जन बठिंडे हो तुरपी, तड़क्यों जन बठिंडे हो तुरपी जा चुकी पिंड सैने ब्याह करता रहेगा चक्रो ढोल किया छहने ब्याह करता रहेगा सवा गज आवे टीवी नौकर दी अग बदले नाल सहावे गिद्दा पाउंदियां दी सिफत करी ना जावे 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 गिद्दा पाउंदियां दी तोड़ा भी ए ओ मौत ना करिया करनी देख मौत दे घारे ते पहला इसने दिल्ली लुटी फेर बड़ी पटियाले ते पटियाले तो मर गए गबरू ओ भले ओ पटियाले तो मर गए गबरू नाल जागटा वर्गी कंजरी रौनक लैगी नाल जलते फुੱਲਰ ਦਾ चकल बदलिए 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 नाल जलते फुੱਲਰ ਦਾ ਤੋੜਾ ਵੀ ਤੋੜਾ ਓਏ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆ ਪੌਣ ਬੋਲੀਆਂ ਚਚਨੀ ਬਸਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਓਏ ਤੇਰੇ ਹਾਣ ਦੇ ਪੜਨ ਪੋਥੀਆਂ ਓਏ ਤੇਰੇ ਹਾਣ ਦੇ ਪੜਨ ਪੋਥੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਗਿੜਦਾ ਫੜਦੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਗੇੜੇ ਹੋ ਜਾ ਗੋਡਣੀਏ ਬੱਲੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ 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 ਹੋ ਜਾ ਗੋਡਣੀਏ ਤੋੜਾ ਵੀ ਤੋੜਾ ਓ ਢਾਈਏ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਕਥਾ में संगत को बख्शाइए सतगुरु याद करो भोग के धाबाइए सतगुरु याद करो भोग के धाबाइए भोग के धाबाइए सतगुरु याद करो भोग के धाबाइए सतगुरु याद करो भोग के धाबाइए सतगुरु याद करो भोग के धाबाइए सतगुरु याद करो। तो ये रहा गिद्दा जो पंजाब में पुरुषों द्वारा किया गया है। हम आगे चलेंगे और एक सेशन हमने रखा है रेसिपीज का, खान पान का, जिसमें कि हिमाचल में मिलेट्स की चाय मुझे भी बड़ा अच्छा भी लगा और हैरानी भी हुई कि नॉर्मली हम मिलेट्स का कुछ पकवान ऐसा बनाते हैं नमकीन टाइप का, लेकिन मिलेट की चाय बनी है। ये हम लोग कैसे बनती है ये हम लोग देखेंगे। मिलेट एवं हमारे जो पारंपरिक अनाज हैं उनकी गुणवत्ता को समझते हुए हम इन जो पुराने अनाज हैं उसमें मिलेट सबसे ज़्यादा हैं उसके लिए उसकी रेसिपी और उसकी जो चाय है वो बनाने का काम कर रहे हैं। और इसमें क्या क्या पड़ता है वो हम अभी आपको बताएंगे कि अभी हमारे पास हम फिंगर मिलेट जो है उसका मिलेट टी बनाने जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो फिंगर मिलेट है उसका ये आटा है जिसको हमारे लोकल भाषा में कोदरा बोलते हैं और ये लगभग 200 ग्राम आटा है। उसके साथ साथ में जो इसमें और चीज़ पड़ेगी वो है सबसे महत्वपूर्ण है इसमें अखरोट का पड़ना। तो अखरोट इसमें कूट करके डाल दिए गए हुए हैं यहाँ और उसके साथ साथ मूंगफली भी इसमें कूट के डाल दी जाती है और उसके साथ साथ बादाम कुछ उसमें डाल दिए गए हैं। और आप अपने हैसियत के अनुसार अपना चाव के अनुसार अपना शौक़ के अनुसार टेस्ट के अनुसार आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं और इस तरह की चीज़ें किशमिश डाल सकते हैं। तो उसके
बाद हम इसको फ्राई करेंगे, इसी घी में इसको भूना जाता है। तो उसके बाद हम लोग आगे बताएंगे इसको कैसे भूनते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी जो घी है उसमें ये जो रागी पाउडर है, फिंगर मिलेट का जो पाउडर है वो उसमें डाल दिया गया है, और ये जो है इसको ऐसे इसमें भूना जाता है, और इसके साथ साथ इसमें जो हमारा दूसरे जो मटेरियल है वो भी उसमें डाल दिए जाते हैं, ताकि ये घी के साथ ये इसमें अच्छे से ये फ्राई हो जाए और ये पक जाएंगे इसमें। और उसके बाद इसको चाय में किस तरह से इस्तेमाल करना है वो हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। ये रागी पाउडर को भूना जा रहा है धीमी आंच में, ताकि ये आराम से इसमें पक जाए बीच में। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो रागी पाउडर है और उसके साथ जो दूसरे चीज़ें मिली हुई हैं, ये लगभग भून करके तैयार हो रही है, और थोड़ी देर में हम लोग इसकी आगे चाय बनाना शुरू करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो मिलेट टी बन रही है उसके लिए पानी उबल चुका है फ्राई पैन में, और इसमें शक्कर हम लोग डालेंगे। हम लोग 3 कप चाय बना रहे हैं तो 3 चम्मच हमने उसमें शक्कर डाल दिया, और उसके साथ साथ 3 चम्मच हम उसमें जो हमारा ये जो मिलेट टी के लिए जो ये मसाला तैयार हुआ, जिसमें ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, रागी पाउडर, मूंगफली, बादाम, अखरोट, तो ये सारी चीज़ें उसमें हमने डाल दी। तो 3 कप चाय बनाने के लिए हमें 3 चम्मच ही डालने हैं इसके रागी पाउडर के। और ये हमारा मिलेट टी जो है, ये आप देख रहे हैं कि ये उबलता हुआ आपको दिख रही है, और ये 2-3 मिनट में ये तैयार हो जाती है बन करके। और अब थोड़ी देर में हम लोग जो है इसका आनंद लेंगे चाय इसके पीने का। अभी ये जो मिलेट टी है वो तैयार हो गई है, और इसको कप में डाल दिया जा रहा है। तो ये 3 कप हमारे बहुत बढ़िया तैयार हो गए हैं। और ये जो मिलेट टी है, इसको पीने से जो 40 मिलीग्राम है प्रति 100 ग्राम। तो इसमें अखरोट पड़ा हुआ है, इसमें बादाम पड़ा हुआ है, इसमें मूंगफली पड़ी हुई है, इसमें देसी घी से इसको भुना गया है, इसमें जो है चीनी के बदले हमने शक्कर डाली है इसमें। तो ये बनके तैयार हो गया। अब हम लोग इसका पीने का आनंद लेंगे। सुबह सुबह अगर हम इसको पीते हैं तो हमारे शरीर में कैल्शियम का जो कमी है, कैल्शियम का डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी। तो इस तरह से आप सब लोग ये चाय सुबह सुबह पी सकते हैं, दिन में पी सकते हैं, अपने बच्चों को आप पिला सकते हैं। और ये कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है, और हमारे यहाँ बहुत लोग इसको पसंद करते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। धन्यवाद। गुरमुख सिंह, गांव नीलपुर। तो उम्मीद है हम लोग कुछ नए पकवान का लुत्फ लेंगे। मैं तो जरूर इसको ट्राई करूंगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आगे किसानों से कुछ सुनेंगे, उनके अनुभव कैसे रहे हैं कुदरती खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके। तो पहले किसान जो आ रहे हैं वो पंजाब से हैं, गुरमुख सिंह जी, तो हम उनके अनुभव सुनते हैं। मैं गुरमुख सिंह, गांव रंगीलपुर, तहसील बटाला, ज़िला गुरदासपुर का पंजाब का रहने वाला हूं, और पिछले कुछ 14-15 साल से कुदरती खेती करता आ रहा हूं। और इसका जो सुभाष पालेकर जी का एक कैंप लगा था पिंगलवाड़ा में, जो खेती विरासत मिशन ने आयोजित किया था, वहाँ मैंने इस खेती के बारे में पूरी जानकारी ली और अपने खेतों में इसको आके शुरू किया। और उसके बाद अलग अलग जो उनके बताए हुए ढंग से हमने खेती की, और जो हमारी जो रवायती फसलें, जो हमारी विरासती फसलें थी, उनको मैंने जो है अपनाया, और अपने घर के लिए जितने भी तेल हैं और दाल और ये सब चीज़ें मैंने उगानी शुरू की। और आस्ते आस्ते जब मेरे को पूरा उसका अभ्यास हो गया, तो मैं अब उस जितनी खेती है सब उसकी पूरी उपज जो है मेरे खेत से ही, मेरे घर से बिक जाती है। मेरे को उसके लिए कोई मुश्किल नहीं करनी पड़ती, मेरे को वहाँ नहीं जाना पड़ता, बाज़ार में नहीं जाना पड़ता। और ये जितना भी श्रेय है ये खेती विरासत मिशन को जाता है, क्योंकि मैं PGS का भी मैं मेंबर हूँ। हमारा एक ग्रुप है
हमारे गांव के 5 किसान हमने मिलकर बनाया है। उस ग्रुप का नाम है बटाला जैविक खेती ग्रुप, और जिसमें हम पूरे किसान जो हैं सब ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ये हमारा जो रीजनल काउंसिल है खेती विरासत मिशन, इनके सहयोग से हो पाया है। और हम जो है सब मिल के अभी हमने एक FPO भी बनाई है, गुरदासपुर ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी हमने बनाई है, जिसमें हम अपने जितने भी उपज है सब मार्केटिंग अपने खुद की कंपनी से करेंगे। और हम हमारा एक और प्लान है जिसमें हम मिलेट्स की खेती जो है, जो हमारे रवायती फसलें जो हैं उनकी भी खेती हम कर रहे हैं, उसके प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की भी हमारी एक प्लानिंग है हमारे किसानों की। और हम इस तरह जो डिवर्सिफिकेशन की बात जो चलती है, जो भूमि के सुरक्षा की बात चलती है, वातावरण की स्वच्छता की बात चलती है, वो सब हम उसमें देखते हैं, उसको ध्यान रखते करते हुए हैं। और हम ये खेती जो है उससे अच्छा आमदन भी ले रहे हैं, और उससे हमको जो है हमारे परिवार भी खुश है, और हमारा पूरा जो व्यवस्था है सब अच्छे से चल रहा है। और समय समय खेती विरासत मिशन हमारे अलग अलग जो ट्रेनिंग्स जो देता रहता है, तो उससे हम लोग अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। पटका का वीडियो आया है क्या अंजलि? जी हाँ राजेश जी। ठीक है, तो हिमाचल के अनुभव हम सुनेंगे हिमाचल के किसानों के। जैसे बच्चों के लिए दूध कैसे जरूरी है, छोटे बच्चों को दूध नहीं देते, उसी प्रकार बच्चों के लिए पोषक तत्व की भी ज़रूरत होती है। इस करके जो हमारे पुराने अनाज है, जैसे कोदरा हो गया, बिट्ठू हो गया, ये हमें बच्चों को खिलाना ज़रूरी चाहिए। जैसे कि अगर ये चीज़ खा ले तो इन्हें पता चलेगा, इनके बारे में जानकारी होगी और इनको उससे पोषक तत्व भी मिलेंगे। अगर हम ये उगाएंगे नहीं तो ये पता कैसे चलेगा। नमस्कार, मैं वीना धीमान, ग्राम पंचायत मोहानगढ़, ब्लॉक रंगरोटा बगवां, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से हूँ। तो मैं पहले रासायनिक खेती करती थी, तो आइए बात करते हैं जहर मुक्त खेती के ऊपर। मैंने पहले पालमपुर में 2018 में जहर मुक्त खेती का आत्मा के तहत 6 दिन का शिविर लगाया। तो मैं 2018 से ही ये प्राकृतिक खेती कर रही हूँ। मैंने 2 खेत से स्टार्ट किया था, अब मैं 8 करना बासमती है, और मेरे कुछ घर के देसी बीज हैं, और इसमें सब्जियां हैं, मक्की है, हल्दी है, अदरक है, और कुछ आम के भी पौधे लगाए हुए हैं। तो जहर मुक्त खेती के जो लाभ हैं, एक तो मेरा ये खर्चा कम हुआ, रासायनिक जो मैं खरीदती थी वो मैं घर पर ही अब खाद्य बनाती हूँ। मैंने देसी साहिवाल की एक गाय खरीदी हुई है, 1 साल हो गया, जिसके गोबर और गौमूत्र से मैं खाद्य और कीटनाशक बनाती हूँ और अपने खेतों में डालती हूँ। तो इससे जो मेरे खेत की मिट्टी है वो भी शुद्ध तथा भुरभुरी हो गई है, और इसमें जो पैदावार आती है वो भी जहर मुक्त आती है। एक इसमें बड़ा बहुत ये लाभ है, जो कि हमें खाने में बहुत टेस्ट आता है अलग सा। पुराना अनाज मतलब ऐसा है कि जैसे जौ बीज दिए वो 6 महीने के बाद आएंगे, यही प्रॉब्लम है ना। जो ये सब्जी वगैरह ये 2-3 महीने में पैसे देती है, उसी तरह से हुआ बंद। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बीजना नहीं चाहता, पैसे आ रहे हैं तब ये सब्जी वगैरह उगा रहे हैं, इस तरह से छोड़ रहे हैं। बाकी नुकसान कुछ भी नहीं था पुराने अनाजों में, जैसे वो अच्छे थे, लाभदायक थे, यही फर्क है। बाकी कोई ये नहीं है कि कठिनाई हो सकती है पुराने अनाजों में, बिल्कुल भी नहीं, बड़ी आसानी से सब इसको कर सकते हैं। मेरा नाम सुमना देवी है, तावेरी ब्लॉक बैजनाथ की रहने वाली हूँ। ये धान हमने 0 बजट खेती के ऊपर ये सारा धान लगाया हुआ है। 100 पट्टी के करीब हमने ये धान जो है वो लगाया हुआ है। मैं ये सोचती हूँ कि जिस तरह से हम रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती शुरू करें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा तभी विकास होगा जब हम आदमी जीवित रहेंगे। क्योंकि रासायनिक खेती से तो हमें कैंसर, थायराइड वगैरह ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। इससे हमें ये लाभ हो रहा है 0 बजट खेती से कि हमारे बुजुर्गों का खान पान जो है वो भी ठीक ठाक से चल रहा है, बच्चों का भी और हमारा भी। हमें कोई अभी बीमारी नहीं लग सकती है, हम इतनी उम्मीद के साथ जी सकते हैं। पहले तो बीजते थे जैसे मक्की, जौ वगैरह, कोदरा, ये तो पहले बीजते थे ना, शायद हमने पहले बीजा नहीं, और अभी हम शुरू कर रहे हैं इसको बीजना। कोदरा वगैरह, काउनी, कोदरा, ये बीजे हमने अभी 2 सालों में, जैसे प्राकृतिक 2 सालों से हो रही है हमारे यहाँ, तब जाए ये नाज अभी शुरू हो रहा है। थोड़ा बीजते हम यूज के लिए, अपने यूज के लिए, बाहर तो हम बेचते नहीं ना, अपने यूज के लिए, फिर ज़्यादा ही होगा हमारे पास तो हम बाहर भी सप्लाई कर सकते हैं, ताकि सबका शरीर ठीक स्वस्थ रहे। इसलिए अपना अनाज जरूरी समझते हैं हम बीजना, क्योंकि पहले के बुजुर्ग खाते थे अनाज अपना, वो तो बिल्कुल स्ट्रांग होते थे। मैं ये सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि जो जहर मुक्त खेती करते हैं उनके लिए एक अलग सी कोई दुकान या सब्जी मंडी में या ब्लॉक में खोली जाए, जिसमें किसानों की अलग से प्राकृतिक कोई पहचान हो और किसानों को इसका पूरे दाम मिल सके। धन्यवाद। जय हिमाचल। जय। तो आगे बढ़ते हैं।
उत्तराखंड की तरफ, उत्तराखंड के जोशीमठ में एक बहुत सर ही एक मिनट, हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको हमने फ्री किया था, तो ये इवेंट लेट होने की वजह से वो वेटिंग में चल रहे हैं, तो उनके पास टाइम कम ही है। अगर वो चीज हम पहले करवा लें उनको ला करके तो बेहतर होगा, अदरवाइज उनके पेशेंट्स वेट कर रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा टिपिकल सा टाइम। चलिए ठीक है। हाँ, हमारे अंजलि मेहमान हैं जी, डॉक्टर रोहित साहब। जी, अगर डॉक्टर सचिन गुप्ता और डॉक्टर जयस ठाकुर आप आते हैं तो प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। ठीक है। तो हम राजेश जी, ये उत्तराखंड का अनुभव बाद में देख लेंगे, वो हमारा इंटरनल भी है कि डॉक्टर साहब हमारे मेहमान हैं तो उनकी हम ले लेते हैं, क्योंकि हम भी थोड़ा लेट चल रहे हैं तो वो भी अपना इंतजार ना करें। तो डॉक्टर ठाकुर, JS ठाकुर जी हैं, डॉक्टर सचिन गुप्ता जी हैं, डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी हैं, और इनके साथ हमारी एक बहन है सुनीता जी उत्तराखंड से ही, जो आज के खान पान के ऊपर, उससे जुड़ी बीमारियों की रोकथाम के ऊपर बातचीत करेंगे। तो मैं इनवाइट कर रहा हूं इन चारों को, एक एक करके अपनी अपनी बात रखेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर JS ठाकुर साहब। सौरभ जी, डॉक्टर साहब को ले आइए। जी भाई आप ला पाए क्या? वो दिख नहीं रहे हैं, कहाँ पर है? डॉक्टर सचिन गुप्ता और डॉक्टर JS ठाकुर, इन दोनों में से कोई भी अगर आप आए तो। हाँ, डॉक्टर सचिन गुप्ता को एक बार फोन करना पड़ेगा मेरे ख्याल से सौरभ, क्योंकि क्या वही उनको वो भी चल रहे हैं, क्योंकि उनको मैं बार जोड़ने की कोशिश किया पर उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और JS ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं, वो अगर बता दो कहाँ पर हैं। हाँ ठीक है, JS ठाकुर डॉक्टर नहीं है उनके नाम पे, उनको भी मैंने जो रिक्वेस्ट भेजा है JS ठाकुर जी को भी। वैसे मैनुअली नहीं कर सकते क्या उनको ऐड? इन्हें उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं, वैसे डायरेक्टली खींच के वैसे लाना संभव नहीं होगा। तो यदि हम पहले सुनीता जी से जान लें, टाइम भी हमारा बचेगा। तब तक सौरभ आप JS ठाकुर जी से एक बार बात कर लीजिए। जी सुनीता जी नमस्ते। जी सर, सबको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इसमें जुड़ने का मौका दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबसे मिलने का एक मुलाकात होगी ऑनलाइन। ठीक है, तो मेरा नाम सुनीता कश्यप है, मैं महिला उमंग प्रोड्यूसर कंपनी उत्तराखंड से हूँ। मतलब हमारा किसान महिलाओं का एक संगठन है जिसमें अभी सारी चर्चाएं की जा रही थी कि महिला किसानों का सामान को बेचना, उसका फेडरेशन बनाना, ये सब चीजों की जो देश में बात चल रही है, ये फेडरेशन हमारे कुमाऊं में है और रानीखेत के पास में एक जगह है नैनी करके, वहां पर हमारा मुख्य कार्यालय है। और जो हमारा संगठन है महिला उमंग काश्तकारों का जो संगठन है, उस संगठन में 1500 महिलाएं जुड़ी हुई है जो कि 165 स्वयं सहायता समूह से संगठित है और 3 जिलों में ये संगठन है, नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर। तो इसमें सभी किसान बहनें जो हैं, कुछ इसमें लगभग 1000 तो सीधे किसान हैं, बाकी जो आपका 500 है वो बुनकर भी है। तो अब यहाँ पर बात हो रही है किसान बहनों की, तो मैं किसानी के ही मुद्दे को आगे ले जाऊंगी उमंग की तरफ से। तो जो ये चीज है, जो अभी कुछ बातें मैंने सुनी आगे कि किसानों का एक संगठन होना चाहिए, महिलाओं का एक संगठन होना चाहिए, तो यहाँ की किसान महिलाओं की जिंदगी को उमंग के जो एक किसानों का संगठन बना के बहुत ही सरल कर दिया। और उसमें कुछ बातें अभी जो संघर्ष की हैं, मैं उनको आपको आगे शेयर करती हूँ। मैं सबसे पहले 2 मिनट खेती के बारे में, जो प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, जैविक खेती की बात हो रही है, आपको पता है कि उत्तराखंड जो है पूरा भारतवर्ष का एक मुकुट है। और हमारा जो प्रकृति जो है, प्राकृतिक खेती की जो बात होती है, हमारे जो खेत है, हमारे बुजुर्गों ने 500 साल पहले जो खोद के बनाए, वो प्रकृति के हिसाब से बनाए। तो हमारे वहाँ की खेती सीढ़ी नुमा है और मैं भी एक किसान महिला हूँ, उसको उन बुजुर्गों ने खोद के बनाया और जो पहाड़ जैसा था वो प्रकृति के ढलान के हिसाब से उन खेतों को बनाया। और हमारी खेती हमेशा जैविक रही, और जैविक खेती इसलिए रही कि हम जन हैं और जो हम जिंदगी के 5 जौ होते हैं, जिन जौ को पूरा उमंग पूरी तरह से फॉलो करता है। जैसे हमारा ये पूरा जौ का एक परिवार है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो
अगर हम जीवन की बात करते हैं तो हमें जमीन चाहिए। जब जमीन में अनाज उगेगा तब हमारा जीवन चलेगा, और जमीन में अनाज तब उगेगा जब हमारे जानवर होंगे, और जानवर कब होंगे? जब हमारे पास जंगल होंगे और पानी होगा। जल भी इसमें जुड़ गया देखो, और जंगल और पानी होगा। इस तरह से हमारा फिर आजीविका भी इससे जुड़ गई। जो सरप्लस हमारा होता है, आजीविका मतलब अपनी आजीविका खाने के लिए भी और विपणन के लिए भी। तो हम लोग 5 जॉब पे काम करते हैं उमंग की जो किसान बहने हैं। जल, जमीन, जंगल, जानवर और जन, मतलब लोगों के लिए ये सब कुछ हो रहा ना, हमारे जीवन के लिए, जो हम लोग समाज के लोग हैं। तो ये 5 जॉ जहां पर संगठित हैं, एक दूसरे का ध्यान रखा जा रहा है, तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी शक्ति है। और जहां पर जैविक खेती का सवाल है, हमारी खेती जो पारंपरिक खेती है, अभी उन्होंने उपमणि जी ने बोला था कि बैलों को प्रमोट करना चाहिए। मेरे को अपनी दादी का बचपन याद आ गया था। एक गाना होता था कि जो आपका मनोज कुमार का है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरी देश की धरती, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राज सुनाते हैं, गमकोश दूर हो जाता है, खुशियों के कमल खिल जाते हैं। वो लाइन मुझे याद आ रही थी तो मैं बोल रही हूँ। तो उस तरह से जो हमारी पारंपरिक खेती है वो जैविक खेती थी। और आज जब सारी दुनिया में पूरा पेस्टिसाइड इतना आ गया है, तो फिर हमें भी उत्तराखंड वालों को भी बोलना पड़ रहा है कि हमारी खेती जैविक है, हमारी खेती जैविक है। तो इस तहत में हम लोगों ने 2009 से कुछ पीजीएस समूह बनाए हैं। लगभग 90 पीजीएस समूह है, जिसमें लगभग 1300 मेंबर है, काश्तकार मेंबर है। तो ये आपका उत्तराखंड में ही, यहाँ द्वाराहाट ब्लॉक, आपका ताड़ीखेत ब्लॉक, मतलब अल्मोड़ा जिले में है, और कुछ गढ़वाल की एरिया में भी है। तो वो भी हमने किया, लेकिन नेचुरली यहाँ की खेती जो है जैविक ही है, और जैविक ही यहाँ के किसान लोग रखना चाहते हैं, क्योंकि वो ये इसकी सुंदरता भी है, इसका टेस्ट भी है, और सुरक्षा भी है जनमानव के लिए। ये हमारी चीजें हैं। तो जब हमारे पहाड़ों की प्रकृति की वातावरण ऐसा है, और पहाड़ ऐसे हैं, पहाड़ों से ऊपर चढ़ चढ़ के हम लोग जब ये काम करते हैं, खेती करते हैं, तो कुछ समस्याएं भी इसमें बहुत तरह की हमारे पास में आ रही हैं। तो वो समस्याओं को, प्राकृतिक खेती में जो समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए आज के दिन में जो हमारी पुरानी महिलाएं, जैसे हमारी दादी लोगों ने करा, फिर हमारी ईजा लोगों ने करा, हम कर रहे हैं, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, वो इन समस्याओं को देखते हुए, अपने माता पिता का संघर्ष देते हुए, वो आगे खेती में नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि वो हमको प्रैक्टिकल रूप से देख रहे हैं। वो आज का समाज है, वो देख रहे हैं कि देखो इन्होंने मेहनत इतना किया, इसका रिजल्ट क्या निकला। अब रिजल्ट कैसे निकलेगा जब हमारे साथ समस्याएं विद्यमान रहेंगी। तो इसमें हमने किसान महिलाओं ने कुछ, जो मैं अब एक जने को तो बोलने का मौका मिलता है, तो मैं अपनी 1500 किसान महिलाओं की तरफ से ये बात को आपके आगे रख रही हूँ। और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सबकी समस्या है उत्तराखंड में। उमंग से तो 1500 महिलाएं जुड़ी है, लेकिन ये पूरा उत्तराखंड की समस्या है। आई थिंक ये और राज्यों की भी शायद समस्या होगी, क्योंकि ये जो अभी चल रहा है, इसमें सबसे मुख्य रूप से यह है कि जो हम खेती कर रहे हैं, उस खेती को करने में हमें जंगली जानवरों का बहुत ही परेशानी और नुकसान है, क्योंकि बंदर इतने हो गए हैं। उसके बाद हमने गधे, हमारे जो नदी नाले थे उनमें इतना, मतलब वहां भी इतनी प्रजातियां, इतनी झाड़ियां हो चुकी है। सुअर बहुत है, सुअर भी हमारी खेती को नुकसान कर रहे हैं। उसके अलावा जो आज के दिन में कुछ जानवर भी लोग छोड़ देते हैं, जैसे मल्टीप्लाई होते हैं जानवर, तो उसके बाद जैसे एक परिवार के वहां 6-7 हो गए, तो उसको पालने में सक्षम नहीं है। जैसे पानी की मात्रा कम हो रही है, आप देख रहे हैं, जंगल कोई ज्यादा है नहीं हमारे पास, जितने भी हर साल आग लग रही है। तो ये समस्या के मद्देनजर रखते हुए घरों में कुछ जानवरों को भी छोड़ दिया जाता है, तो वो खेती में जाके बहुत सारा नुकसान करते हैं। तो इनके लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था अगर कर दी जाए सरकार की तरफ से, जनमानव के सहयोग से ही करेंगे उसको, क्योंकि सरकार आके कहीं पर करेगी नहीं, हम ही लोग करेंगे। लेकिन पर कुछ नीति तो बने, उसको एक व्यवस्थित कर दिया जाए, उससे फायदा ही होगा आगे अगर इसको कर दिया जाए। तो ये बहुत गंभीर समस्या थोड़ा है। निवेदन है कि जल्दी इसको। जी ठीक है सर। फिर उसके बाद जो पालतू पशु हमारे हैं, एक्चुअली सर आप लोगों ने बोला कि टाइम यूज हो जाएगा, सुनीता जी अभी बोल देंगे, तो मुझे लगा कि मेरे पास खूब टाइम है। पालतू पशु जो आपके हैं, मेरे बहुत कम पॉइंट है। और पालतू पशु जो है, पालतू पशु हम लोग जंगलों में खोलते हैं, और वहां जंगली जानवर अगर बाघ उसको मारता है, या खेतों में भी बाघ की मात्रा है वो मारता है, या बकरी को मारता है, तो उसका मुआवजे की कोई भी व्यवस्था नहीं है। 35,000 की, गरीब इंसान की 35,000 की गाय अगर मारी गई तो मारी ही गई, उसका कोई मुआवजा मिलने वाला है नहीं। वैसे ही बकरी के लिए हम लोग फोटो भेजेंगे, ये भेजेंगे, किसान महिलाएं परेशान रहेंगी। तो ये चीजें बहुत मुश्किल वाली चीजें हो रही है। तो इस पे हमें एक व्यवस्था करके इस चीज का निराकरण करना चाहिए।
मेरे कोई पॉइंट वैसे वाले नहीं है कि मेरे को कुछ करना है, लेकिन मेरी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसके लिए आज ये मीटिंग, किसानों की मीटिंग अगर इसको कहेंगे तो किसानों की मीटिंग है, ये वास्तविकता है, क्योंकि मैं एक किसान महिला हूँ, मैं इस चीज को फेस कर रही हूँ। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ कि क्या समस्याएं हो रही है। तीसरा मुद्दा है एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, एमएसपी खत्म करने की जो बात हो रही थी, ये एमएसपी बिल्कुल भी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एमएसपी अगर तय होती है तो किसान अपने सामान का दाम को खुद तय करता है कि एमएसपी अगर इतनी है तो इतना प्राइस तो मेरा होना चाहिए इस दाम का करके। तो एमएसपी किसान को अपना सामान बेचने में बहुत मदद करती है और मजबूत बनाती है, और वो भी उत्तराखंड की किसान महिलाओं को। इस चीज को बिल्कुल रखना चाहिए। और हम तो इसमें ये भी डालना चाहेंगे, हमारा तो एक समूह 1.5 लाख का गार्लिक बेचता है, 1 लाख का प्याज बेचता है, तो मैं तो बोलती हूँ कि एमएसपी तो प्याज और लहसुन की भी होनी चाहिए। मेरा ये पॉइंट है, धनिया की भी एमएसपी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग उसको उगा रहे हैं। ये नहीं कि हमारा आटा चावल गेहूं 12 अनाज का ही एमएसपी होना चाहिए। मेरा ये मुद्दा है एज ए किसान महिला। और आपका आड़त और मंडी की जो बात हो रही है, हम उनका जितना भी हमारा 2 करोड़ का टर्नओवर रहता है, उसमें से हम लोगों का जो खेती का सामान है 80% सामान को रामनगर मंडी और हल्द्वानी मंडी में भेजते हैं। और ये जो आड़त और मंडियों को बंद करने की बात होती है, ये हमारे लिए बहुत संघर्षशील का विषय है कि हम 80% अगर आड़त में सामान बेचते हैं, अगर मंडियां खत्म होती है, उसके बाद मिडिल मैन, जहां से हमने काश्तकारों को मिडिल मैन से छुड़ा के हम लोग ने संगठन तैयार किया, संगठन से हम आड़त में जाते हैं, जो भी उसका प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसके बाद उनको बोनस वापस भेजते हैं। तो अगर आड़त अगर बंद होगी तो हम कैसे हम इस चीज को कर पाएंगे? हम लोग जहां गए हैं वहां से हम पीछे आएंगे और हम लोगों को और संघर्ष बढ़ जाएगा। तो आड़त तो बिल्कुल भी बंद नहीं होना चाहिए। बाकायदा इसमें एक चीज को और इंक्लूड करना चाहिए, मुझसे पहले भी एक भाई साहब ने बोला है कि लोकल की बाजारों में महिलाओं को सब्जी बेचने के लिए जगह मिलनी चाहिए, स्थानीय बाजार मिलना चाहिए उनको, जहां तक महिलाएं अपने हेड में डाला लेकर सब्जी लेकर जाएं और वहां पर वो बेचे और अपनी एक बाजार बनाए कि लोग आसपास के आकर उन महिलाओं से सब्जी खरीदे, क्योंकि उन महिलाओं को लौट के घर जाके अपने जानवरों के लिए घास भी काटना है और काम भी करने हैं। और ये मैंने देखा है, जहां पर भी इसको मैंने एनालिसिस भी किया है, जहां पर उनको जगह मिला है वहां पर लोग आते हैं उनकी रिस्पेक्ट करके, ताजी सामान मिलेगा, सस्ता सामान मिलेगा, एक महिला को मदद मिलेगा करके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें मैं आसपास की जगहों में इंक्लूड करना चाहूंगी, अल्मोड़े जैसे है, रानीखेत जैसा है, द्वाराहाट जैसा है, जहां भी महिलाओं का लोकल मार्केट होता है, पूरे उत्तराखंड में इसको मिलना चाहिए। आई थिंक दूसरी जगह भी अगर ये मुद्दा डाल दिया जाए तो, महिलाओं ने अभी वीडियो में बहुत बार इसको बोला है कि हमें स्थानीय बाजार में जगह मिलना चाहिए महिलाओं को बिना खर्चे के। उनको कुछ नहीं यार, उनको एक जगह दे दीजिए, उसमें हम डाल के वो लोग बैठेंगे, क्योंकि महिलाएं तो इतनी शक्तिशाली है, पत्थरों में भी धान उगा देती हैं। और क्या कहते हैं, इसमें एक चीज और है नीता जी, 1 मिनट में। जी सर। और दूसरी बात है, जैविक खेती के लिए हमें जो कीटनाशक की परेशानी होती है, वो कीटनाशक जो हमें है आराम से उसको मिलना चाहिए। और जो वैसे तो हमारे बीज जो है 90% हम लोग खुद का यूज करते हैं, 1 या 2% जो अदरक और आलू का बीज है उसका थोड़ी सी व्यवस्था हो, ये होना चाहिए सर। और यही मेरे पॉइंट है, क्योंकि आप टाइम कम है करके कह रहे हैं, मुझे लगा कि टाइम होगा। ओके, धन्यवाद। मैं बहुत ही क्षमा यार्थी हूँ सुनीता जी, आप बहुत ही दिल से बोल रहे थे और आपने पूरा रेंज जो है विषयों का कवर किया, बाजार से लेके, पैदावार से लेके, समस्याओं से लेके। तो मन तो नहीं कर रहा था, पर समय की मजबूरी है, पर हम कोशिश करेंगे। मैं बाकी अपने साथियों से भी निवेदन करूंगा कि एक बार दोबारा कुछ फिर बात तो वाली पड़ेगी ना, ये मान लो पिछली बार अंगुली उठेगी, पिछला रोहित बंद कर। तो क्या हमारे डॉक्टर साहब लोग आ चुके हैं? डॉक्टर ठाकुर साहब, सचिन जी? नहीं, जो दोनों को दिक्कत आई तो दोनों का डॉक्टर ठाकुर से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, और डॉक्टर गुप्ता से बात हुई अभी तो बोले कि अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। और अमर जी? नहीं, अमर जी ने भी सौरभ को भी मना किया है कि वो भी अभी नहीं जुड़ पा रहे। वो नहीं आ पाएंगे, उनके काम के बारे में हो सकता है थोड़ा सा मैं ही बता देता हूँ। डॉक्टर अमर सिंह आजाद होलिस्टिक हेल्थ पे काफी काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मिलेट्स के ऊपर। तो डॉक्टर के द्वारा प्रेफर करना एक बड़ी संभावना बन जाती है, और इससे हेल्थ पे भी काफी अच्छे इम्पैक्ट आ रहे हैं। काफी लोग ठीक हो रहे हैं मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करके और रो फूड को अपनी डाइट में शामिल करके।
तो इस तरीके से डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद बड़े लेवल पे अवेयरनेस फैला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी डाइट को ठीक करके और अपनी सेहत अच्छी कर सकते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर सचिन गुप्ता जो हैं वो चंडीगढ़ से हैं, वो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं मैक्स हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर सचिन गुप्ता भी होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। तो उस तरीके से कैसे अपने जीवन शैली को हम बदल के ठीक करके किस तरीके से हम अच्छे स्वास्थ्य की ओर जा सकते हैं, उसके ऊपर डॉक्टर सचिन गुप्ता काम करते हैं। मैं कोशिश करता हूं डॉक्टर जयेश ठाकुर को जोड़ने की, तब तक रोहित भाई संभालें। धन्यवाद। धन्यवाद सौरभ जी। अभी दोबारा कुछ अवसर तलाशा जाए इनको सुनने का, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर ये डॉक्टर साहबान काम कर रहे हैं। तो फिर हम वापस चलते हैं, जो हम उत्तराखंड की एक 12 अनाज की वीडियो देखने जा रहे थे। तो मैं अंजलि से निवेदन करूंगा कि उत्तराखंड की 12 अनाज की वीडियो हम सबको दिखाएं। मैं नाम से देवकी देवी और बक्का बिना, और हम घर घाग और लहसुन में प्याज गेहूँ धनी बाकुल मसूर और मडू झुआर जे सब हम आप घर को बुन, और हम झाड़ पे मोल लूँ ना सारे सामान उगो और पाऊँ सब चीज सब हम आप घर को उपजाजन करूँ। अब घर का खाद उगा खाद में उनको बना हम सब 30 साल बेटे हम यार है ना 30-32 साल दिन बेटे हम आपको मैं बीज लगाते रहूँ हर साल मैं धरते रही मैं कहीं भी नहीं हम घर को बीज उगना। ये हम सार नाच बरे की, और ये नाचों में तिल छू और मडू छू और चौला छू और जखी बोए रखा, और ये में जैसे मांस बोए रखी और रेंस बोए रखी, और ये में हम भटले बोए रखी, और जैसे कि सब ये में हम सार नाच बोए रखी। यह है कहीं सौती नाच कहीं ये वो कौन मैं हूँ, वो कौन मैं हूँ, मडू कौन मैं हूँ, झुमर कौन मैं हूँ, और ये मडू ये रेंस कौन मैं हूँ, मांस कहीं मैं हूँ। यो सात नाच बोए रखी पहली पूर्वजों बोए, और ये हम लोग बुनो ज़्यादा नहीं बुनो, जब एक खेत में तो हम अजमू जरूर बुनो। कभी कभी ये फसल है जाए कि वो सातों नाच है जानी एक खेत में सातों साथ है जानी, हम एक खेत में जरूर ये बुनो कि लेकिन अपन पूर्वजों मान और सम्मान और ये अपन यह प्रचलन जो चल रहा है ये चलो। तो अब मैं आगे निवेदन करूंगा रोहित भाई से। रोहित जी, जो हमारा कॉल फॉर एक्सपेक्टेशंस का जो सेशन है उसके लिए पंजाब से, हिमाचल से, उत्तराखंड से सभी साथियों को हम इनवाइट करेंगे, और हमारा क्या जो अपेक्षाएं हैं कोएलिशन से, नेशनल कोएलिशन ने बहुत बड़ा एक लक्ष्य सेट किया है कि पूरे हिंदुस्तान में कुदरती खेती, ऑर्गेनिक खेती का कैसे प्रचार प्रसार हो, कैसे 5-10 करोड़ किसान जो हैं सब कुदरती खेती में आ जाएं। तो उतने बड़े लक्ष्य में जब काम करते हैं तो बहुत सारे साथी, बहुत सारे स्टेक होल्डर साथ जुड़ने चाहिए। लेकिन हम जो स्टेक होल्डर्स हैं या हम जो किसान हैं, संस्था वाले हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं नेशनल कोएलिशन से, क्या मदद हम चाह रहे हैं, क्या सपोर्ट हम चाह रहे हैं, उसका ये सत्र है जिसमें मैं रोहित भाई को रिक्वेस्ट करूँगा। धन्यवाद राजेश जी। मैं शुरुआत करना चाहूँगा उत्तराखंड से। विजय जरदारी जी हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पाए हैं, उनको भी टेक्नोलॉजी की यहाँ पे परेशानी आ रही है। पर हमारे साथ अनीता पॉल जी जुड़ी हैं, बहुत खुश है अनीता पॉल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और मैं उनके काम के बारे में एक हल्का सा परिचय दे दूं। अनीता पॉल जी महिला उमंग प्रोड्यूसर कंपनी और पैन हिमालयन ग्रास रूट डेवलपमेंट फाउंडेशन दोनों के साथ जुड़ी रही हैं, दोनों की स्थापना करने में उनका काम रहा है। और इनका मुख्य काम कि कैसे हम स्वयं सहायता समूह का कलेक्टिव बनाते हुए, किसानों का कलेक्टिव बनाते हुए
एक सही ट्रेड, फेयर ट्रेड के नाम से, जिसमें हम इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इक्विटी सबको बराबर सबको लेकर आगे काम बढ़ा सके। अनीता पॉल जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, आप अपने कुछ इसमें विचार रखें। जो बातें, कई बातें कही जा चुकी हैं, पर अगर आप और कुछ जोड़ना चाहें जो कि अभी तक नहीं कहा गया है, जो कि हमें जिसमें परेशानियां भी आ रही हैं, और जो कि हमें कोशिश करना चाहिए कोलिशन के माध्यम से भी कि हम इस काम को आगे ले जा सके। अनीता जी। धन्यवाद रोहित जी। वो मैंने एक्चुअली कुछ पॉइंट्स लिख के अंजलि को भेजे थे। कैन यू शेयर द स्क्रीन? नहीं तो मैं ऐसे ही बोलूंगी। yes I can। एक्चुअली सबको बहुत बहुत मुबारक भी हो एक तरह से कि हम लोग इस तरह से पारंपरिक खेती और नेचुरल खेती के ऊपर में बात करते आ रहे हैं। और सबसे निवेदन करेंगे कि ये नॉर्थ इंडिया का चैप्टर को हम लोग अलाइव रखें, ताकि ये मतलब इस सभा के बाद भी हम इसको जारी रखें। अंजलि आप प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। तो मेरा जो मुद्दा है, मैं अपने वार्ता में सिर्फ जो किसानी से जुड़ी महिलाएं हैं उनके ऊपर थोड़ा सा सबका फोकस लाना चाहूंगी, और हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, क्योंकि हम नॉर्थ में हैं और हम हिमालय हमारे गोद में है सो टू से। तो और अगर हम देखें तो कश्मीर से कोई आ नहीं पाया इस बार, हिमाचल और उत्तराखंड है, और नॉर्थ पूरा आपके से है। अगर हम देखें तो 5,37,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एक इकोसिस्टम है, जो हम लोग जिसको इंडियन हिमालयन रीजन कहते हैं, और वो हमारा बहुत मायने रखता है, ना खाली केवल जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो डाउनस्ट्रीम जो लोग हैं उनके लिए भी हमारा जो इकोसिस्टम सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो बहुत मायने रखता है। मेरा कहने का यह मकसद है कि इस इकोसिस्टम के ऊपर में सरकार की एक नजर अपने तरफ से पड़नी ही चाहिए, क्योंकि उत्तर में खाली पंजाब और हरियाणा ही नहीं, लेकिन हम भी हैं। और जहां तक पर्वतीय किसानों की बात है, आई थिंक उपमान्यु जी ने कहा था कि 1 एकड़ से नीचे वाले किसान हैं जो स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर फैमिली फार्मिंग करते हैं। और फॉर्चुनेटली हमने जो जैव विविधता है, एग्रो बायोडाइवर्सिटी है, वो आज भी अलाइव है, जैसे कि आपने ये पहले की फिल्म में देखा था। हमारा भी इस देश के फूड सिक्योरिटी में योगदान देने हम श्रेय रखते हैं। और आपकी कितने वैल्यू एडेड क्रॉप्स और न्यूट्रिशियस क्रॉप्स पहाड़ी क्षेत्र से आ रहे हैं वो हम गिनना नहीं चाहते, लेकिन उसका महत्व हम सबका नजर उनका लाना चाहते हैं। अब बात यह है कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, और वो सारे मुद्दे हमारे बाकी भाइयों और बहनों ने भी पेश किया है। नेक्स्ट प्लीज। और जहां तक पर्वतीय क्षेत्र है, मैंने पहले ही कहा था, मेरा मुद्दा रहेगा कि हम महिला किसानों के ऊपर में उनका सबका ध्यान आकर्षित करें। पॉइंट ये है कि हम लोग का भी योगदान रहता है आपका माउंटेन इकोसिस्टम्स, आपके जंगल बनाए रखने के लिए, जिसका जोड़ पानी के साथ है, पॉवर्टी रिडक्शन, फूड सिक्योरिटी, आप कोई भी मुद्दा उठाएं, क्योंकि ये कस्टोडियंस है इस धरती के, और इसकी धरती के जितने भी संसाधन हैं ये महिला उनका कस्टोडियंस है। तो उनका योगदान आप किसी भी तरह से देखें तो वो रहेगा। हमें क्या देना है? हमें इनको इज्जत देना है, हमें अपने किसानों को इज्जत देना है, उनको कॉम्पेंसेट करना है एक फेयर प्राइस के नजर से। जो किसान हमारे लिए हेल्दी नेचुरल फूड उगाते हैं, और उनको अगर हम इज्जत नहीं देंगे और उनको आगे हम बढ़ावा नहीं देंगे तो हमारे आगे वाली पीढ़ी भी शायद नहीं आएगी। और ये उनकी जो सीड, और ये पहले 12 अनाज में भी कहा, और ये सच है कि कुछ इंडिया फॉर दैट मैटर, हमारे को गर्व होना चाहिए कि हमारे पास जैव विविधता कुछ बहुत सारा अभी भी जीन पूल अलाइव है, और उस जीन पूल को अलाइव रखते हुए हमें अपनी रणनीति, नेशनल रणनीति जो है उसको लाना होगा, ताकि हम सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स की जो प्रक्रिया है उसको आगे लाएं, क्योंकि क्लाइमेट इमरजेंसीज भी हमारे जिंदगी से जाने वाली नहीं है, और उल्टा ये हमारी जिंदगी में और चैलेंजेस लेके आएंगे। और उस लिहाज से भी अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन की जो सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, वो सब में भी ये मददगार रहेगी। नेक्स्ट प्लीज।
और अगर हम इसको देखें तो हमारी महिलाएं किसान इतना काम करती हैं, सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र में नहीं पूरे देश में भी, फिर भी वो इनविजिबल ही है। अगर हम किसानी की बात देखते हैं तो उनका योगदान, उनको ये कहते हुए कि महिला भी फार्मर है, वो शायद हमें अभी भी वो अपना जो मानसिक बदलाव है उसको हमें करना पड़ेगा चेंज, क्योंकि और स्पेशली पर्वतीय क्षेत्र में मेन आदमियों का माइग्रेशन से फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो बहुत बढ़ गया है। लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई भी संसाधन नहीं है, हमें कुछ उनसे, हमें सरकारी योजनाओं से भी इनपुट्स लेना या कुछ ट्रेनिंग या क्रेडिट लेने के लिए भी कुछ बहुत आसान से हमें नहीं मिलता है। तो और पॉइंट ये है कि जब तक हम कुछ ऐसी नीति नहीं लेके आएंगे जो जेंडर इंक्लूसिव हो और उन सब में उनका योगदान माना जाए, तब तक हमारी जो एस्पिरेशंस है वो शायद पूरे होने में मुश्किल होगी। और एमएसपी की जो बात है वो शायद सुनीता ने पहले भी रखी है, इसलिए मैं नहीं करूंगी। बट द पॉइंट इज, ये जो संगठन बनाने की बात है, क्योंकि हमारे किसान 1 एकड़ से नीचे हैं, इनको जब तक हम संगठित नहीं करेंगे, उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर नहीं होगी, तब तक शायद उनका मार्केट एक्सेस भी उनको मिलना मुश्किल होगा। तो उनका जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है वो सबको हमें बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से भी योगदान चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। तो इस लिहाज से मैंने रखा था कि हमें कोalition से क्या हम अपेक्षा रखते हैं, तो महिलाओं की तरफ से मैं ये कुछ रखना चाह रही थी। और आप सब जानते होंगे कि सरकार की नीति में 10,000 FPOs बनाने की बात बार बार उठ रही है, लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि अगर हम महिलाओं को बीच में सेंटर स्टेज नहीं लाएंगे तो इस बार भी ये 10,000 FPOs में उनका योगदान नहीं आएगा। फिलहाल जो विगत वर्षों में जो FPO बने हैं उसमें less than 5% if I'm not mistaken are women FPOs। तब हम चाह रहे थे कि 50% मेंबरशिप अगर हम की मांग रखें तो शायद वो हमारे नजर में रहे। प्लस ये जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात हो रही, ये फिर हम उसी चक्कर में फंस जाएंगे जैसे कि पंजाब और हरियाणा में गेहूं और राइस को लेके हुआ है। हमारे किसान हमारा खाली 2 चीज नहीं उगाते हैं, वो पूरा अनाज उगाते हैं। ये बहनें बोल रही थी कि 12 अनाज, तो हमें जो व्यवस्था बनानी है वो फूड बास्केट की बनानी है, ना कि सिर्फ 1 या 2। वो ठीक है कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो स्ट्रेंथ हो उसके लिए वो वैल्यू चेन ज्यादा हो, बट बाकी जो फूड बास्केट है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो और बाकी भाइयों ने भी हिमाचल से कहा कि जो किसान एग्री इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को हम लोग अपना रहे हैं और उसको जीवित रख रहे हैं, उनको हमें इंसेंटिव देना चाहिए, ना कि उनको नजरअंदाज किया जाए। उसी तरह से आपका जो FPOs है उसमें जितना भी हमारा महिलाओं के लिए जो बैरियर है एंट्री करने के लिए, क्योंकि आई थिंक इन्होंने ये कोई कानून चेंज किया, उसमें हमें अपना दिखाना पड़ रहा है कि हमारा खेत कहाँ है, और अगर खेत हमारे नाम पे नहीं होंगे तो उनका वो इनलिस्टिंग नहीं हो पा रही। तो इस तरह से कुछ एंट्री बैरियर्स को भी हमें हटाना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, ताकि जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का भी आगे आए। क्योंकि अगर आप देखें तो 50% जनसंख्या विश्व की महिला है, ऊपर नीचे थोड़ा करके, और अगर 50% दुनिया पीछे रहेगी तो चलेगी नहीं आगे। तो ये इसीलिए हमें भी लाना है आगे। तो एक्सेस टू मार्केट्स और उनका ये सब की बात हुई है। और अगर आपका ई-नाम प्लेटफॉर्म है, मेरी साथी बोल रही थी कि मंडियों में तो हमें जगह चाहिए ही, और अगर ई-नाम प्लेटफॉर्म है तो उसमें भी हम एक अपना रख सकते हैं कि जैविक खेती के लिए अलग से हो और उसमें महिलाओं के लिए भी एक हिस्सा दिया जाए। और उसी तरह से अगर आप पॉलिसीज की बात करते हैं, सब भाइयों ने कहा कि हमें चाहिए और बहनों ने भी कहा हमें चाहिए, तो इतना कोई जैसे सिक्किम ने किया है, अगर हम है ऑर्गेनिक बाय ट्रेडिशन तो हमें उसको आगे करने के लिए इतना सोचना नहीं चाहिए। अगर हमें है तो उसे हमें बचाना है, क्योंकि हम कोई नए सिरे से नहीं कर रहे, हमारे पास है, उसको और सुदृढ़ करना है। जैसे हिमाचल ने अगर ZBNF अपनाया है तो इसी तरह से अपेक्षा करते हैं कि बाकी सरकारें भी कुछ नई रणनीतियां ले आएंगे ताकि ये आगे हो। बेसिकली बजटरी एलोकेशंस की जो बात हुई थी, सभी ने मुद्दा रखा है और ये मुद्दा डेफिनेटली सोचने लायक है। और टाइम नहीं लूंगी, नेक्स्ट प्लीज।
थैंक यू। कुछ महिलाओं का भी फोटो हमने सोचा डालें कि ये सब काम भी करते हैं और ये परंपरा हमारा चलता रहे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अनीता जी। हम उत्तराखंड से हमारे साथ जो साथी थे वो सब इन्हें वो बात अपनी हो चुकी है ना, तो इन्हें उत्तराखंड से क्या हम दूसरे राज्यों में बढ़ सकते हैं अनीता जी? ठीक। तो इसी के साथ मैं अभी हिमाचल की तरफ बढ़ना चाहूँगा। हिमाचल में मैं 3 हमारे जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जुड़े हैं, मैं उनको आमंत्रण देना चाहूँगा। हमारे साथ हैं राहुल सक्सेना जी, नेकराम शर्मा जी और सुखदेव जी। मैं तीनों का एक संक्षिप्त में एक इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। राहुल जी समृद्धि विमेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जुड़े हैं और लोक विज्ञान केंद्र के इसमें भी उन्होंने काफी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग के ऊपर काम किया है और वो हिमदारा कलेक्टिव से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें वो लीगल एडवोकेसी के ऊपर भी उनका काफी काम रहा है। नेकराम शर्मा जी एक ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने अपने इलाके में सब्जी की खेती की पहल की और हिंदी में रासायनिक खेती की असलियत जानने के बाद उन्होंने 15 साल पहले परंपरागत बीजों के ऊपर उन्होंने काम चालू किया और प्राकृतिक खेती का प्रदेश भर में पर्वतीय टिकाऊ खेती अभियान के माध्यम से भी उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई है। और सुखदेव जी उन्होंने हिंदी में लिखना ये किया है कि रूरल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर के संस्थापक और संयोजक रहे हैं। यह भी पर्वतीय टिकाऊ खेती अभियान की प्रमुख सहयोगी रही है और परंपरागत बीजों का सीमांत महिलाओं के समूहों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। तो इसी के साथ मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप भी अपनी बात अगर रख सके हिमाचल से, और अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूँ हिमाचल से तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा और वहां से अपनी बात रखें। अगर आप अपना वीडियो भी चालू कर सकें तो ये फिर रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर उसमें राहुल जी, सुखदेव जी, जी 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 ये हमारे साथ पूर्णदेव जी भी हैं जी जी जो सिरमौर जिले से हैं जी। सुखदेव जी आप हैं यहाँ पे? हाँ हाँ मैं हूँ जी ठीक है जी। तो पूर्णदेव जी आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लें। बिल्कुल सर जी। तो नेकराम जी कुछ शुरुआत करें। जी सबको मेरा सादर नमस्कार। और मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत बड़ा जो है छाता के नीचे, अम्ब्रेला के नीचे हम लोग आ गए हैं और पूरा हिंदुस्तान भर में एक आवाज हो कि हम लोग जो है जो जहर मुक्त रसायन मुक्त जो भोजन है, जो हमारा अधिकार है, उसके लिए एक मिलजुल कर लड़ाई शुरुआत जो है ना वो काफी पहले से कर रहे थे, पर अब बहुत बड़ा एक संगठन बना और मुझे लगता है कि शायद कि जो हमें आज तक नचा रहे तो नचाने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि हमारी ताकत बढ़ती जा रही। तो मेरा भी जो ये सफर रहा था तो पता नहीं, मुझे खुद में भी पता नहीं चला। ये सब मेरे जो दोस्त लोग हैं उन सभी प्रेरणा रही है, कुछ गुरुओं की प्रेरणा रही है कि हम लोग को ये सब आभास हुआ कि हम कहीं गलत दिशा में हैं और हमें कुछ अपना अलग से दिशा चुननी चाहिए। तो इस रास्ते में चले और शुरू में बहुत तकलीफें, बहुत उपहास का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि बहुत जो खास लोग हैं
वो भी यही कहते थे कि अरे पागल हो गए हैं ये बात करते हैं पुराने अनाजों की, ये बात करते हैं बिना बिना रासायनिक खाद। देखो रासायनिक खादों से कितनी पैदावार बढ़ रही है। तो मैं छोटा सा किसान हूँ, मैंने पहले अपने से शुरू किया, अपने खेतों से शुरू किया, अपना गांव का जंगल बचाने से शुरुआत करी। तो धीरे धीरे जब ये रिजल्ट सामने आए तो कुछ लोगों अभी तो 3-4 वर्षों से सरकार भी इस दिशा में कुछ प्रयास करने लग गई है। और फिर वही होता है कि फिर कहीं बहुत और गलती ना हो जाए, क्योंकि यहाँ जो अगर हम असल में ही जहर मुक्त, रसायन मुक्त अपने भोजन को, अपने वातावरण को करना है, तो हमें बहुत सोच समझ के कोई भी नीति कानून बनाने हैं को पहले समझना पड़ेगा। और उसमें जो अनुभवी जो लोग हैं उनका साथ अगर नहीं रहा तो फिर कहीं दिशा की तरफ इसमें भी निकल सकते हैं। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर खास करके कि कोई व्यक्ति अब इस चीज का ऐसा विरोध नहीं करता, मजाक नहीं करता जैसा हम लोगों ने पहले बहुत झेला है। दुख की बात यह है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो इसके खिलाफ थे। हॉर्टिकल्चर में मेरा अपना अनार का बागान है छोटा सा, तो बहुत पहले से, आज से 15 साल पहले से हमने पूरी तरह से वो रसायन मुक्त किया। तो वो बोलते थे कि यार ऐसे कभी संभव नहीं है। तो जैसे जैसे सब लोग आते गए, देखते गए मेरे खेतों को, मिट्टी, मेरी फसल को, तो सबको मन में तो लगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं ये ठीक है बात। तो अभी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरा जितना भी जो उत्पाद है तैयार होता है वो बाजार से दुगने भाव देने के लिए लोग तैयार हैं, खाने वाले तैयार हैं। और सरकार की तरफ से जो सहयोग होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। बोलने को तो बहुत सारी बातें सामने आ रही है, मगर जो हमें उसमें मदद चाहिए थी जो सरकार की तरफ से, वो सही मायने में नहीं है। और उसके लिए जरूरत है कि जो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र का जो मानसिकता है उसमें अगर बदलाव कहीं आ गया तो शायद कहीं कुछ मदद तब मिल सकती है। पर किसान सभी संगठित हो करके, और कुछ जो उपभोक्ता हैं बाजार में बैठे जिनको पता चल गया कि जहर खाने से हमें वही पैसा हॉस्पिटल में दवाइयों में देना पड़ेगा, तो हम अभी जो अच्छी चीज खाएं और फिर हॉस्पिटल जाने से बच जाएंगे। तो इस तरह का एक बड़ा अच्छा अभी थोड़ा महसूस हो रहा है। और आज का जो ये कार्यक्रम है इससे तो मुझे ये लगा कि अब शायद हम लोग बहुत नजदीक हैं सफलता के, परंतु फिर भी हमें लगातार बहुत प्रयास करते रहना पड़ेगा। और ये जो नेशनल कोalition है, मेरा तो यही गुजारिश रहेगी कि हम लोग इस तरह का जो मिलने जुलने का जो कार्यक्रम है उसमें देर ना करें, क्योंकि मेरा अपना अनुभव रहता है हिमाचल प्रदेश के अंदर भी। मैं अपने साथियों से भी ये आग्रह करता हूँ, राहुल जी हैं, सुखदेव जी हैं, जो बहुत ज्यादा इन सब कामों में व्यस्त रहते हैं, कि भाई जितना जल्दी जल्दी हम लोग मिला करेंगे, किसानों के साथ मिलेंगे, कुछ इस तरह का मीटिंग्स होएगी, तो उस तरह से ज्यादा आदान प्रदान होता है और एक दूसरे को हौसला मिलता है। तो इसी तरह से जो NF कोalition वाला जो मीटिंग है, कार्यक्रम है, ये जो इसमें थोड़ा और गति अगर मिले, जल्दी जल्दी हम लोगों को इस तरह का कुछ मिलना हो। और इसमें जो हमें कुछ एक समस्याएं जो आ रही है, समस्याएं हैं, मैं 15-20 साल पहले से शुरुआत किया था पूरे जोरों के साथ। वैसे तो 1990 से ये यात्रा शुरू हो गई थी, परंतु 20 सालों से तो ये है कि जो हम आज भी देख रहे हैं कि जिस तरह का जो खेती-बाड़ी के लिए जो प्राकृतिक तौर से जो हमारे पास कुछ होना चाहिए था, उस दिशा में कोई भी वैज्ञानिक साइंटिस्ट ज्यादा नहीं सोच पा रहे हैं। तो ये है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप सब लोगों का धन्यवाद।
धन्यवाद निक्राम जी। हिमाचल के बाकी साथी भी अगर अपनी बात इसके आगे रखना चाहें। तो पूर्ण जी हैं हमारे बीच में ना, पूर्ण देव जी। जी नमस्कार सर। हेलो। हाँ जी जी पूर्ण देव जी। सर मेरा नाम पूर्ण देव ठाकुर है और मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश से हूँ और पिछले 4 साल से ही मैं इस प्राकृतिक खेती पर कार्य कर रहा हूँ। थोड़ा सा अनुभव अपना बताना चाहूँगा, बाकी तो कुछ नहीं है। यही बता सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है कि पूरे हिमाचल ने इस खेती को अपनाया और हिमाचल को जहर मुक्त खेती की ओर ले जा रहे हैं। हमें इसमें सरकार से सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर नहीं। और अगर हिमाचल की बात करें, हमें ये कार्य प्राकृतिक खेती का ग्रास रूट से शुरू हो चुका है। गांव-गांव से तक आत्मा प्रबंधन की ओर से जो एटीएम बीटीएम यहाँ पर तैनात हैं वो पहुँच रहे हैं। पहल है, थोड़ा समय लगेगा। जिस तरह से टारगेट है 2022 तक हिमाचल प्रदेश को जहर मुक्त बनाने का, तो शायद इसी तरह से बन रहा है। लेकिन इसमें कुछ हमारे पास तो दिक्कत है इस समय, वो मार्केटिंग की समस्या आती है हम लोगों को कि हम अपना जो प्रोड्यूस है वो मार्केट तक सेल आउट नहीं कर पा रहे हैं ठीक ढंग से। अभी प्रेजेंट में हम अपना मटेरियल जो नेचुरल फार्मिंग से तैयार होता है उसे दिल्ली की मार्केट तक पहुंचा रहे हैं एक एफबीओ के माध्यम से। हमने एक एफबीओ अपना स्टार्ट किया है नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, आपका फैमिली फार्मर। तो उसी के तहत हम अपना मटेरियल, अभी टमाटर है, शिमला मिर्च है, ब्रोकली है, गोभी है, चीज़ें दिल्ली तक लेके जा रहे हैं और इनको मंडी में ना देकर हम डायरेक्ट उसको सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में। तो इसी तरह लोगों की ये कोशिश है, लेकिन उसमें क्या होता है, हम लोगों को एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं क्योंकि हमारी इतनी प्रोडक्शन नहीं है कि हम इसको मार्केट तक ट्रांसपोर्ट के तहत भिजवा सकें। तो अभी एक्सपेंसेस की वजह से थोड़ी सी हमारे को दिक्कत आ रही है। तो अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को थोड़ा सा हमारे लिए ईजी कर दें कि मार्केट की सुविधा के लिए हमारे को कुछ और संसाधन मिले, तो शायद हम इसको आगे भी बढ़ा सकें। दूसरा ये रहता है सर कि अगर इसकी बात करें तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, तो मैं अभी अपनी फील्ड में ही हूँ। एप्पल की बात करते हैं या किसी चीज़ की भी, जो लोग बोलते हैं कि रासायनिक खादों और दवाइयों के बगैर खेती नहीं हो सकती है, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। ये मेरा एप्पल का फार्म है, ये प्योर नेचुरल है, विदाउट केमिकल है जो आप देख रहे हैं। इसी तरह से इसी पूरे खेत में ये मिश्रित है। इसी के अंदर राजमा लगे हैं, बीन लगी है, शिमला मिर्च लगी है, उड़द लगे हैं और साथ में ये जो गोभी है, ये रेड कैबेज है और ये ग्रीन कैबेज है। तो ये सारा इसी के अंदर चल रहा है सर। इतना तो नहीं है कि हम लोग अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है, कोई घाटे का तो नहीं है। फिर भी कोशिश यही रहेगी कि अगर हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें। अभी मैं पहले 4 साल से अकेले कर रहा था, अभी गांव के कुछ लोग प्योर तो नहीं कर रहे हैं लेकिन स्टार्ट कर दिया है, जैसे मल्चिंग। अब मेरे को देख के उन्होंने भी मल्चिंग करनी शुरू कर दी है खेतों में, उससे उनको बेनिफिट लग रहे हैं, तो मल्चिंग स्टार्ट कर ली है। तो मेरा भी यही रहता है ज़्यादातर कि मैं लोगों को, जितनी कोशिश होती है मेरी, कि मैं लोगों को बताता रहता हूँ यार इस तरह से नहीं, आप इससे और आओ इस फील्ड में। तो अगर आज की बात करें तो आज टमाटर का भाव अगर यहाँ पे देखें हम, तो 5 से 10 रुपये किलो तक अभी तक का चल रहा है हिमाचल से जो टमाटर बाहर जाता है। लेकिन हमने नेचुरल फार्मिंग का हमारा जो प्रोड्यूस है, हमने उसको 20 रुपये से किलो अभी तक अपने टमाटर को नीचे नहीं बेचा है दिल्ली के अंदर। जो दिल्ली हमारा टमाटर जा रहा है वो 20 रुपये से हमने ऊपर ही बेचा है। तो इस तरह से मार्केट भी मिल रही है, लेकिन एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो अगर सरकार तक हमारी यही ये रहती है कि हम कंटिन्यू बात भी करते हैं अधिकारियों से, तो यही बात करते हैं सर, थोड़ा सा मार्केट के ऊपर अगर फोकस किया जाए तो हम लोगों को अच्छा बेनिफिट मिलेगा और लोग भी जुड़ेंगे। फिर लोगों की समस्या ये है कि अगर हिमाचल की बात करें तो मैक्सिमम जितने लोग हैं वो कृषि आधारित हैं। सबको अगर सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो सिर्फ कृषि से ही इनकम लेते हैं। तो लोग इस वजह से इस फील्ड में नहीं आना चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे के जो खेत हैं वो इतने हैप्चुअल हो चुके हैं खादों, उनको अगर खाद न डालें इसमें फसल जो प्रोडक्शन है वो घट जाएगी। तो इसी वजह से थोड़ा सा फार्मर्स को यही प्रॉब्लम है, उनको मोटिवेट करने में यही समस्या आ रही है कि वो अपने प्रोडक्शन के साथ समझौता नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी मुख्य आजीविका है वो खेती है। तो अगर उसमें उनको लॉस हो जाएगा तो फिर दिक्कत उनको भी रहती है, इसीलिए थोड़ी सी हमारे को परेशानी आ रही है। बाकी ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। सो थैंक यू। बहुत बढ़िया पूरन जी। सुखदेव जी आप बोलिए कुछ।
बस हाँ एक और प्लीज। बात कहना चाहूंगा कि हमारे पास अभी 15 मिनट है सत्र समाप्त होने के पहले। तो अगर हम सुखदेव जी, अगर आप को क्षमा चाहता हूँ, आपने बात शुरू भी नहीं की, पर अगर बात संक्षिप्त में रख पाए ताकि हम अपने पंजाब के साथियों को भी सुन सकें, क्षमा चाहूंगा। जी सुखदेव जी। हाँ ठीक है, धन्यवाद रोहित जी। सभी साथियों को नमस्कार। बहुत सी बातें हो गई हैं, मैं 2-3 बिंदुओं पे बात करूंगा। एक तो उपमन्यु जी ने हमारी तरफ से बात रखी थी कि ये जो एकीकृत पर्वतीय आजीविका का जो अप्रोच है, इस पे काम करने की जरूरत है। तो हमने जब आरटीडीसी संस्था के माध्यम से काम शुरू किया 2006 में, तो हमारे काम की शुरुआत फसल संघनीकरण विधि के साथ हुई और उसको आगे चल करके और क्रॉप्स में भी जोड़ा और वो थोड़ा-थोड़ा मेन स्ट्रीमिंग भी हुई। उसके बाद एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कुछ चीजें आई। तो जो हिमाचल में स्वैच्छिक संगठनों के जो प्रयास रहे, वो कुछ इस तरह से रहे कि जो प्रयोग हुए फिर वो थोड़ा मेन स्ट्रीमिंग तो हुई है। परंतु अब के दौर में हम जब हिमाचल में ये पिछले जो गवर्नर थे उनके वक्त भी बात हुई कि एकीकृत पर्वतीय आजीविका के एजेंडे को आगे ले जाया जाए और वो प्रयोग हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ी-थोड़ी कहीं-कहीं अलग-अलग तरीके से हो रहे हैं। तो एक तो इस अप्रोच को ये जो कोलिशन है, हमने तो पिछले साल से हम जो कैपेसिटी एनहांसमेंट का प्रोग्राम चला, तो हमने यहाँ एनसीएनएफ के प्रोग्राम को होस्ट किया और जो आरआरए नेटवर्क है उसके को भी होस्ट किया यहाँ हिमाचल में 2018 से वो चल रहा है। तो उसी अप्रोच को एक तो आगे ले जाने की जरूरत है। तो एनसीएनएफ के माध्यम से वो एडवोकेसी होनी चाहिए राज्य स्तर पे और नेशनल लेवल पे कि जब तक ये पशुपालन, चारा, जंगल, पानी का काम जो है, इसको पुनर्जीवित करने का काम जो है, जब तक आपस में नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। एक तो एक बड़ी चुनौती है कि हर प्रोग्राम आइसोलेशन में चल रहे हैं। दूसरा जो एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र है, चाहे वो डिपार्टमेंट है, तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन वो भी दिक्कत है कि कोई डिपार्टमेंट आ जाता है, कोई वो इफको की मदद से पीछे इफको कंपनी की मदद से वहाँ खाद भी बांटी गई, कंबल भी दिए गए और एक तरफ जो है ये पीके 3Y का एजेंडा है, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना का एजेंडा है। तो एक तो खासकर जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज हैं, डिपार्टमेंट हैं और जो पीके 3Y का जो काम है, ये एक आपस में कोऑर्डिनेशन चुनौती का एक बड़ा कारण है कि कैसे नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ाया जाए। तीसरा है कि इसकी मेन स्ट्रीमिंग जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उनके जो कार्यक्रम हैं, क्योंकि मनरेगा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत अधिकतर कार्यक्रम जो है उस कानून के अंतर्गत जो स्कीम्स बनती हैं, वो आ जाते हैं। तो उसमें नेचुरल फार्मिंग के काम को भी सपोर्ट किया जा सकता है, चारा विकास के एजेंडे को भी सपोर्ट किया जा सकता है और जंगल के और पानी के एजेंडे को भी सपोर्ट किया जा सकता है। तो वो उनका जो ग्राम पंचायत विकास योजना बनती है, वो उसका हिस्सा बने। तो एक तो ये मेन स्ट्रीमिंग का एजेंडा है। अब पंचायतों के माध्यम से इसकी बात भी करनी पड़ेगी। फिर थोड़ा हिमाचल की दिक्कत क्या रही है कि बहुत सा जो सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हिमाचल में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो एनसीएनएफ ने जो पिछला अभी सेशन भी हुआ था फिलैंथ्रोपी का, तो हिमाचल में जिस तरह की दिक्कतें हैं, जो अनीता जी ने भी कहा कि यहाँ एक्सक्लूजन है, बहुत मार्जिनलाइज्ड लैंड होल्डिंग है, तो वो एक्सक्लूजन एक कास्ट बड़ा एजेंडा है, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल में, जिसके बेस पे एक्सक्लूजन है और लैंड होल्डिंग बड़ी मार्जिनलाइज्ड है। उनमें उस निचले पायदान पे वो मार्जिनलाइज्ड महिलाएं हैं जो उनके उन परिवारों से आती हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है कि महिलाएं जिनको जरूरत है, जो न्यूट्रिशन की आज बात कर रहे हैं, उन्हीं महिलाओं को जरूरत है। तो हमने एक छोटा सा प्रयास जो है एक 2 एरिया में 2 ब्लॉक में शुरू किया है कि कम से कम जिन महिलाओं को पोषण की जरूरत है, उनको पहले अपने खाने के लिए, उसके बाद अगर वो सरप्लस होता है तो वो मार्केट के लिए जाए। तो इस समाज में, पर्वतीय समाज में जो महिला है, और महिला भी वो वंचित समाज की जो महिलाएं हैं,
एक्सक्लूडेड है, उपेक्षित हैं, उनको खेती की जमीन नहीं है अधिकतर महिलाओं के पास, तो वो एक बड़ा मसला है कि जमीन, और अगर वो जमीन है तो वो महिला के नाम हो। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है इस दौर में। तो कोलिशन किस तरह से सपोर्ट कर सकता है इन मसलों पे हिमाचल प्रदेश में पॉलिसी एडवोकेसी को लेकर के कुछ रिसोर्स मोबिलाइज करने में, कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के जो काम है, जिस तरह से अभी साथियों ने बात करी, तो उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। तो ये 2-3 बिंदु थे जिन पे मैं बात करना चाह रहा था। धन्यवाद। धन्यवाद सुखदेव जी। राहुल जी, आप भी कुछ रखना चाहेंगे या फिर हम पंजाब की तरफ बढ़ सकते हैं? मुझे लगता है कि बस एक आध बात ये है कि एक तो हमें कुछ पॉलिसी लेवल इंटरवेंशंस में इकट्ठे मिलकर के काम करना पड़ेगा। उत्तराखंड और हिमाचल में मोनोकल्चर्स की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़े पैमाने पे चीड़ के मोनोकल्चर लगे हुए हैं, उनको प्रोडक्टिव बनाने की बहुत बड़ी समस्या है, और वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के और इकोसिस्टम सर्विसेज को लेकर के भी बहुत बड़ी समस्या है। तो उस पे कुछ हमें सोच बना करके काम करना चाहिए। और दूसरा, नेशनल कोलिशन के माध्यम से अगर हम एक सॉल्यूशंस ग्रुप की ओर काम करें, जिसमें न केवल मार्केटिंग, जिसकी चर्चा अभी चैट पे भी हो रही थी, लेकिन मार्केटिंग के अलावा बहुत सारे एरियाज में टेक्निकल समस्याएं भी हैं जो किसान फेस कर रहे हैं जब वो नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग इस प्रकार के सॉल्यूशंस ग्रुप का एक हम लोग मसौदा रखते हैं, तो जहां जिसको प्रॉब्लम आ रही है, वो अन्य एरियाज के लोगों के साथ कोलैबोरेट करके कैसे हल हो सकती है, थोड़ा उसकी ओर काम मुझे लगता है करना चाहिए। बस अभी इतना ही कहना है। शुक्रिया। धन्यवाद राहुल जी। एक्चुअली और कई चीजों के बारे में हमारा काम थोड़ा चालू भी हुआ है, मैं बिना उसके डिटेल में जाए बिना, जैसे एक है कि बायो रिसोर्स इनपुट सेंटर के इसको लेकर कि कैसे अगर हमें एसएचजी एफपीओ के माध्यम से अगर बायो रिसोर्स इनपुट्स बनाने हैं तो ये सब काम को, तो ऐसे अलग अलग बिंदुओं को लेकर चीजें चालू हो रही हैं, इससे सभी राज्यों का फायदा होगा। पर हाँ, इसके ऊपर डिटेल में बाद में एक बार चर्चा करेंगे, अभी उसमें डिटेल में नहीं जाती। और इसी के साथ अभी पंजाब के साथियों को भी निमंत्रण देना चाहूंगा। पंजाब से हमारे साथ हैं राहुल शर्मा जी, जो कि एक अर्बन फार्मर हैं। तो पहले उनका कॉर्पोरेट काम था, अब वो खेती में लग गए हैं। और प्रियंका गुप्ता जी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं और काफी इनोवेटिव किसान हैं, इन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। तो राहुल शर्मा जी और प्रियंका जी, अगर आप भी अपने बातें रख सके। हमारे पास 8 मिनट है, हमें कहा गया 12:30 बजे तक ये रूम बंद हो जाएगा। नमस्कार जी, मैं प्रियंका गुप्ता बोल रही हूँ। संगरूर से हूँ जी। पंजाब का एक छोटा सा पिंड है और हमारे को 12 साल हो गए हैं जी खेती करते हुए, और ये सफर 12 साल का बहुत ही रोचक रहा है, उतार चढ़ाव के साथ रहा है, जो कि हम अब तक देख चुके हैं कि सबने बता ही दिया है। पॉइंट्स वही हैं, सबके सेम ही हैं, प्रॉब्लम्स सबने वही से फेस की हैं कि सीड्स हैं जर्मिनेट नहीं करे, जमीन की क्वालिटी खत्म हो चुकी थी इतना केमिकल डालने से। तो हमने भी अपने आप को जमीन की ताकत से ही शुरू करा कि जमीन की ताकत बढ़ानी है। इसके लिए जैविक खेती जो है सबसे उपयोगी है, क्योंकि इसमें हमको बाहर से कुछ भी नहीं डालना है, सारा कुछ हमारे पास खुद से ही अपने ही फार्म पे है। वही आपने रहंद खूंद बीच में डाल देनी है, गोबर की खाद है, गौमूत्र है, बहुत कुछ है हमारे पास जो हम आराम से अपना यूज कर सकते हैं बिना किसी इनपुट के और बिना कोई रुपया खर्च किए। तो मैं आज के टाइम की जो जरूरत है हमारे को पता है, हमारी जमीन खत्म हो चुकी है, पानी खत्म हो चुका है, हवा खत्म हो चुकी है, इससे नीचे हम और नहीं जा सकते, ये बिल्कुल लास्ट है। इसके बाद सिर्फ पंजाब एक रेगिस्तान बन जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि हम अपने आप को खुद से, हम तो फार्मर्स हैं, हमारे में से जितने यहाँ पे बैठे हैं, मुझे लगता है 80 से 80% सब सेल्फ सफिशिएंट होंगे। हम तो खुद अपने आप को पूरा सेल्फ सफिशिएंट किया हुआ है, हम 70 to 80% सेल्फ सफिशिएंट है, हमको थोड़ा बहुत बाहर से खरीदना पड़ता है, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा होता है वो हम बेच देते हैं। अगर कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा हमने ग्रो भी कर लिया है तो उसको भी हम डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं, फेंकते नहीं है, या तो वो खाद में जाता है या हम उसको प्रोसेस कर देते हैं।
अगर वेजिटेबल्स हैं तो पिकल्स बन जाते हैं, और अगर हमारे पास फ्रूट्स हैं तो हम उनके जैम बना देते हैं। और इसका जो रॉ मटेरियल रहता है वो भी हम खुद ही ग्रो करते हैं। तो एक तरह से जितना कुछ मैंने अपने ये इतनी 12 साल की जर्नी में देखा है, वो यही देखा है कि हमारे को खुद को सेल्फ सफिशिएंट करना पड़ेगा। ये जैविक खेती लेबोरियस है, तो जो एक R&D चाहिए वो इस चीज पे चाहिए कि हम जो लोग डरते हैं उतना लेबर करने से, उसके ऊपर हम काम कर सकें। मशीन्स, टूल्स ऐसे बन सकें जो हमारा वो लेबर इंटेंसिव काम है उसको हम रिड्यूस कर सके, और वो कुछ दिनों वाला जो काम है हमारा हफ्तों जिसको लग जाते हैं वो कुछ दिनों में या घंटों में हो जाए। तो मेरे तरफ से तो यही है कि हमारे को अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करना है, क्योंकि आने वाला टाइम यही है कि हमारे को एक्सपोर्ट्स बहुत मिलेंगे। जैविक खेती के एक्सपोर्ट आएंगे ही आएंगे। अगर हम सब एक होके इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास बहुत फायदा है, क्योंकि अकेले अकेले कोई नहीं कुछ कर सकता। अगर हम सब इकट्ठे चल रहे होंगे तो हमारे पास मार्केटिंग भी आ जाएगी हमारे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम वही है कि हमको मार्केट कहाँ पे करना है। सामान उगा लिया, कर लिया, उसके बाद मार्केट के लिए कहाँ जाना है, क्योंकि मार्केट नहीं है। तो अगर हम सब इकट्ठे होके चलेंगे और बार्टर सिस्टम करेंगे कि हिमाचल से यहाँ पे आ गया, यहाँ से हमने हिमाचल भेज दिया, तो हम एक बार्टर करके, और अगर हमारे पास शॉप रहेगी तो हम सारे अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर लेंगे। तो इसके साथ मैं अपना यही कहूंगी कि प्लीज R&D जरूर कराएं, और मशीन्स पे और सीड्स पे। तो एक सीड बैंक हमने अपना जरूर बनाया, क्योंकि मैंने जितना देखा कि हमने जब भी सीड्स लिए हैं तो जर्मिनेशन की प्रॉब्लम तो हमेशा आई है, चाहे बहुत अच्छी कंपनी के लो, जैसे भी ले लो। तो हमने सीड बैंक अपना बनाया और देसी सीड्स रखे हैं। हमारे खेतों में मोनोक्रॉपिंग नहीं होती है। हमने सर्दियों में 20 से 25 चीजें लगाई हुई थी। तो सारा कुछ पंजाब में हम ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ हमारे को लेबर करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और जो कि आज का फार्मर जो कोई केमिकल में है वो तो उसको तो इसीलिए है क्योंकि वो लेबर नहीं करना चाहता। तो मेरा इसी के साथ मैं खत्म करना चाहूंगी कि जो हमारी धरती माँ है, अब टाइम आ गया कि हम उनका ध्यान रखें, और एक पैच चिड़ियों के लिए जरूर लगाएं, क्योंकि उनके पास भी अनाज कम है। क्योंकि हम सबको पता है कि पावन गुरु पानी पिता तरत माता महत, अगर आज हम इनको छोड़ गए तो कल को ये हमको छोड़ जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर के लिए मैं टाइम सेव करती हूँ। थैंक यू। प्रियंका जी। जी राहुल जी। थैंक यू रोहित और बाकी सारे मॉडरेटर्स भी। आई थिंक मैं ज़्यादा टाइम लूंगा भी नहीं, बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। और जैसे अनीता जी ने कहा कि जब नॉर्थ की तरफ देखें तो सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं है, और ये बहुत अच्छा लगा जो माउंटेन एरियाज के लोग, उनकी कहानियां सुन के। और अगर सुनीता जी बैठी है वहाँ पे अभी, तो मैं तो बहुत बड़ा फैन हो गया उनका, इतने पैशन से उन्होंने बोला। तो कभी एक दिन ज़रूर मिलना होगा। तो ये थैंक यू फॉर दिस, जो ये कोalition बनी है, इससे जो हमारी वार्ता हो रही है इस वक्त, तो उसके लिए सारे कोऑर्डिनेटर्स का मैं धन्यवाद करता हूँ। क्विकली मैं अपने आप को एक अर्बन फार्मर मानता हूँ। मैं रहता एक सिटी में हूँ, Tier 1 सिटी चंडीगढ़ में। मेरे खेत पंजाब के अंदर हैं, और मेरे को प्रोडक्शन से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, मार्केटिंग से लेके, अपना वेबसाइट से लेके, कस्टमर बनाना, बिजनेस बनाना, सीड्स के बारे में देखना, सारा मैंने पूरा वैल्यू चेन खुद ही बनाया है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हर एक स्टेप में वैल्यू चेन में हमको चैलेंजेस आते हैं। तो साइड अगर आप देखिए तो इस तरह के इम्प्लीमेंट्स बने ही नहीं है जो मैं यूज कर सकूं। छोटे 1-2 एकड़ में जो मेरा एक पैच है, वहां पर मैं 8 और 9 हज़ार रुपए तो डीवीडिंग या गोडी जिसको हम बोलते हैं, इंटर कल्टीवेशन में लग जाते हैं, लेबर से करवाना पड़ता है। तो वो इकोसिस्टम ही नहीं बन पाया है पंजाब में कि जिसमें छोटे मैकेनाइजेशन के जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो हमारे जैसे छोटे जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उनके लिए स्पेसिफिक वो हो सकें। तो एक तो वो इकोसिस्टम बन नहीं पाया। अगर किसी तरह से ये इसमें इनोवेशंस हो जाएं तो प्रोडक्शन साइड पे हमारा बहुत ही फायदा हो सकता है। हमारी प्रोडक्शन कंसिस्टेंट हो जाएगी। हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, अलग प्रॉब्लम आती है। अब हम बिग और हैवी मशीनरी से उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हमको चाहिए छोटे मशीनरी, एक स्पेसिफिक तरह की मशीनरी चाहिए। तो ये टेक्निकल चैलेंज हमें प्रोडक्शन साइड पे आता है। अगर हमारा लॉजिस्टिक्स के एक और स्टेप आगे जाएं तो हमारा जो लॉजिस्टिक्स बना हुआ है वो अभी सरकार बात तो बहुत करती है कि ये स्पेशल वो चलाया जाएगा, आपका फूड ग्रेन इधर पहुंचाएगा। लेकिन जब एग्जांपल देता हूं मैं, जब कोई मुझे ग्रेन छोटा सा जो बिजनेस है
मैं सिर्फ ग्रेन्स उगाता हूँ, स्पेसिफिक टाइप। मुझे साउथ इंडिया आता है, छोटा पैक मंगवाता है, मैं पोस्ट ऑफिस जाता हूँ, वो सीधा कोई मना कर देता है, कहते हैं ये हमको अलाउड नहीं है, हम कोई नहीं भेज वाले भेजें तो पैसा बहुत लगता है, वो केजी के हिसाब से लेते हैं पैसा, और कुछ तो बिल्कुल मना कर देते हैं। तो ये इस तरह का वैल्यू चेन डिस्ट्रीब्यूशन अगर मुझे करना हो तो वो बना ही नहीं है, बहुत उसमें दिक्कतें आती हैं, और अगर आपको करना हो तो फिर पैसा लगता है। आपका पैकेजिंग का वाला स्टेप आता है। अब मैं पैकेजिंग वालों के पास जाता हूँ, मेरे को अगर ग्लास बॉटल में पैकेजिंग करनी है, मुझे प्लास्टिक नहीं यूज करना है। आप भी ऑयल का एग्जांपल सकते हैं, वो कहते हैं आप 1000 बॉटल का ऑर्डर कीजिए। मैं 1000 बॉटल घर में रख के क्या करूंगा, मेरे को चाहिए 200 बॉटल, 300 बॉटल, और सीजन के हिसाब से मैं वो आगे धीरे धीरे बढ़ूंगा आगे। उस तरह के वो इकोसिस्टम है ही नहीं। मैं कार्डबोर्ड पैकेजिंग के लिए तो पूरा 1000 डब्बा ऑर्डर कीजिए, तो फिर आपका सबसे सस्ता वाला जो पैकेजिंग रह गया, प्लास्टिक वाला रह गया, वो मेरे को यूज नहीं करना। थैले बनवाता हूँ तो महंगे पड़ते हैं। तो आपका ये अगेन ये सिस्टम ही नहीं है जो हमें सपोर्ट कर सके। ये बड़े लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए इंडस्ट्रीज बनी लगाई गई। फिर बात आई मार्केटिंग की, बहुत लोगों ने मार्केटिंग की बात करी है, तो आई थिंक इसमें मैं ज्यादा नहीं करूंगा, तो मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा ज्यादा समय ना लेते हुए। आगे को आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर इंटरेक्शंस ऑन दीज स्पेसिफिक एरियाज। थैंक यू। धन्यवाद राहुल जी। और इसी के साथ अभी हमें लगता है कि अभी हमारा मेन मीटिंग रूम में भी हम जाने का बुलावा आ ही रहा है। तो इन सब जो भी जो चर्चाएं हुई हैं उन सबको समराइज